हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया मिशन 100 दूसरा हफ्ता चालू होता हुआ, ज्यादा नहीं, हाँ 15 हफ्ते का गैप बचा हुआ है। 15 हफ्ते के अंदर ही सारा कुछ होना है और उसमें से एक हफ्ता बीतता हुआ दूसरे हफ्ते की तरफ। और भाई साहब आज सोचो सेकेंड हफ्ता, 7वां लेक्चर, थाला फॉर अ रीजन। और भैया आज तुम्हारा चैप्टर एंड। ऐसे तो ऑफिशियली चैप्टर एंड मैंने सैटरडे को ही कर दिया था, बट हाँ एनसीईआरटी से भी करना था, तो एनसीईआरटी की बातें जो हमें करनी है। आज सत्संग ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स थोड़े कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ा बदमाश तो मैं भी हूं। मैंने बोला था कि मंडे को आऊंगा तो कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। पिछले हफ्ते का मैंने संडे का होमवर्क दिया था कि जो भी आपने किया है अभी तक उसको रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि मैं वो मास्टर नहीं कि बस पढ़ा के छोड़ दूंगा। नहीं, मैं पूछता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा नहीं छोड़ने वाला हूं। बेटा बेइज्जती झेल के करना पड़ेगा क्लास। तुम्हें अगर लगता है तो तुम सीधा, मतलब जो लोग पढ़ के नहीं आए सीधा स्किप मार सकते हो, लेकिन हाँ क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। जो लोग पढ़ के आए बेटा ईगो पे लो कि यार मैं पढ़ के आया हूं, मास्टर ऐसे कैसे घुमा सकता है मुझे, मैं क्वेश्चन करूंगा। और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे एनसीईआरटी से चैप्टर। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, एनसीईआरटी में क्या क्या बोला जाता है, थ्योरेटिकल चीजें भी देखेंगे, सर क्या होती हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, वो सारी कुछ हम लोग रिलेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा एनसीईआरटी से भी। ठीक है, शुरू करें, स्टार्ट करें। तैयार हो भैया, पेन एंड पेज लेके बैठ जाओ। पहले टेस्ट देना है, पहले आपको कुछ क्वेश्चंस में देना चाहता हूं। वो क्वेश्चंस बिना किसी हेल्प के चुपचाप अटेम्प्ट करना। कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया कैसा रहा, कितने सही कितने गलत, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या ऐड करना है। अगर मेरे लिए कुछ पावर मतलब पॉइंट्स हो तो आप मुझे ही बता सकते हो। ठीक है, डीपीपीज को लेके कुछ पॉइंट्स हैं, वो भैया मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मेरी आदत थोड़ी खराब है, मैं फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स को मतलब मुझे मेरा ये सोचना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम लगेगा एग्जाम हॉल में सोचने का। तो भैया इसलिए मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस डीपीपीज में भी देता हूं या फिर क्लास में भी ज्यादा क्वेश्चंस कराता हूं। अगर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से कंपेयर करेंगे तो एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यहां पर क्वेश्चंस ज्यादा भी होंगे और थ्योरी जितना एग्जाम हॉल के लिए रिक्वायरमेंट है उतनी ही कराई जाएगी। थोड़ा सा मिशन है भाई, तो यहां पर स्पीड को उसी हिसाब से मेंटेन किया जाएगा जिस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो पाए। तो भैया लास्ट 6 डेज में हमने जो किया है, आज का दिन बहुत रिलैक्सिंग डे है, बहुत छोटी मोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, बाकी सब कुछ आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। पहला भैया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर बता सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए, 5 से 10 सेकंड बहुत है। कहां पर नॉट करेक्ट बताना है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, कहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। सर जहां तक मैं देख रहा हूं इस रिएक्शन को देखो, इसमें एटम्स कंजर्व नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग होती ही बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? सेकंड ऑप्शन। कहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता था याद कीजिएगा। आप अपने नोट्स पलटिए, जिनका भी आंसर गलत हो रहा है बेटा नोट्स पलटो, मोटी किताब बगल में रखो, जोर से देखो भैया, मोटी किताब का यूज करना है। सिलेक्शन का राज उधर ही छुपा हुआ है। ठीक है, अगर गलती कर रहे हो तो उसको सही करो। ये बेटा 2x है, लिखा क्या लिखा है यार, 2x है बेटा, ये x ग्राम, ये x ग्राम और यहां 2x ग्राम। बताओगे, दो एलिमेंट है, ए का मास 40 है, बी का मास 80 है। ए के x ग्राम में, ए के x ग्राम में मतलब x बाई 40 इंटू एन ने किया तो सर एटम्स ऑफ ए आ रहे हैं। एटम्स ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू दिस, इसकी वैल्यू y है। एटम्स ऑफ बी की वैल्यू क्या निकलेगी सर? y के टर्म्स में ही निकाल दो। सर इसकी वैल्यू 2x है, डिवाइडेड बाई 80 है, इंटू क्या कर देंगे? n कर देंगे। जहां तक मैं देख रहा हूं इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? y ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये रहा x बाई 40, ये भी हो गया, तो x बाई 40 इंटू n कर दो। ये देखिएगा बेटा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, अटेम्प्ट करके देखना चाहेंगे। एक्स और वाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। अलग अलग एटॉमिक मास एक्स और वाई का है इनके। सर आप ये देख लो, इसके मोलर मास को अगर आप देखोगे तो इसका मोलर मास हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसका मोलर मास इतना ग्राम होगा। इसका मोलर मास एक्स के एटम्स का मास प्लस 4 वाई के एटम्स का मास इतना होगा।
सर यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर आप 0.2 मोल लेंगे किसका, सर 2x प्लस 3y का, अगर आप इसका 0.2 मोल लेते हैं तो उसका मास कितना है, 32 है। सर ये देख लीजिएगा, अगर हम इसको देख लो सर, यहां से ये 16 कर दे, मतलब 2x प्लस 3y की वैल्यू 2x प्लस 3y की वैल्यू 160 आ गई बेटा। दो वेरिएबल है, एक और इक्वेशन मिलेगा 0.4 मोल ऑफ। जो लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करके आंसर मैच करना। भैया देख लो, एक मोल का मास इतना है तो 3x प्लस 4y के 0.4 मोल का मास 92.8 है। सर डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। सर 3x प्लस 4y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये 4 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 232 आ जाएगा। सर अब x और y की वैल्यू निकालनी है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। सर बेसिक मैथ्स 10th क्लास में पढ़ा हुआ, उसको लगाओ। सर 2 और 3 को इक्वल कर लो। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर ये देखिएगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी 480। उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी 464। माइनस माइनस माइनस, सर ये कैंसिल, 9y माइनस 8y y हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 16 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। मेरा आंसर आ जाएगा। बाकी अगर कोई बोले नहीं सर x भी निकालो, तो बेटा x भी निकाल सकता हूं। कैसे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 160 आ गया। सर 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 160 माइनस 3y एंड x की वैल्यू कितनी हो गई, 160 माइनस 48 डिवाइड बाई 2, 56। देख लो, x की वैल्यू 56, y की वैल्यू 16 आ जाएगी। x की वैल्यू 56, y की वैल्यू 16। बता सकते हो, अ गिवन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स एलिमेंट बाय सेम मास, मतलब ये किसने दिया था, ये एवोगाड्रोस लॉ था कि डाल्टन्स लॉ था कि प्राउस्ट का था कि लेवाइजर का था। लेवाइजर ने कौन सा दिया था, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भाई साहब, सर ये लेवाइजर ने दिया था बैलेंसिंग। एवोगाड्रो का तो नाम से ही पता है एवोगाड्रोस लॉ था। सर डाल्टन्स ने कौन सा लॉ दिया था, डाल्टन ने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोला गया था। क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, नहीं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, प्राउस्ट। ठीक है, देख लो अब सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसने बोला था, सर किसने बोला था, एवोगाड्रो ने। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस के लिए ये लॉ किसने दिया था। बेटा क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताइए। ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन गैस है, SO2 गैस है, ऑक्सीजन और SO2 गैस है। अगर भैया मास ऑफ ऑक्सीजन अगर x ग्राम दिया है, सर मास ऑफ SO2 कितना लेना पड़ेगा, 4x ग्राम लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। सर यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, सर ये निकालना है। O2 के मॉलिक्यूल सर कितने आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, मोल्स डिवाइडेड बाई 4x अपॉन इसका मोल 64 इंटू Na। सर Na से Na कैंसिल, सर ये 2 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, x कैंसिल। सर कितना रेशियो आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये निकाल दो, 1/2 आ जाएगा। 4x अपॉन 64। बेटा ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलिए। सल्फर अलग अलग एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है, सल्फर अलग अलग एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है, H2S6 एसिड, सबको अलग इक्वल मोल्स दोनों के सबके ले लिए। इक्वल मोल्स अगर सबके ले लिए तो तुम मुझे बताओ क्या एटम्स का रेशियो कैसा आएगा इसमें। बेटा अगर इसका 1 मोल लोगे तो इसके 2 आएंगे, इसके 6 आएंगे, इसके कितने आएंगे, 8। तो क्या रेशियो आएगा, आप सिंपल एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो तो आप क्या रेशियो लोगे, 1:3:4। सर एटम्स का रेशियो कितना हो जाएगा,
सर जो मोल्स अगर इक्वल ले लिया, एक एक मोल सबका ले लो, इसमें कितने आइटम्स हैं 2, इसमें कितने आइटम्स 6, इसमें कितने आइटम्स हैं 8, तो सर रेशियो कितना आ जाएगा 2:6:8 आ जाएगा, 2:6:8 आ जाएगा। तो ऐसे एटम्स का रेशियो आप निकाल सकते हो। किसका सबसे लीस्ट मास है बेटा, कल ही बताया था, कल मतलब सैटरडे को, 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। दैट मींस व्हाट सर, यहां पर ये क्या बोल रहा है, 2 मूल एटम ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर बेटा नाइट्रोजन का मास नहीं बोल रहा है सर, ये ग्राम का मतलब क्या हो गया, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब किसी के आगे लगा है, वो ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। 2 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मास निकालोगे, 1 मोल का इतना, 2 मोल का 28 ग्राम। सर इसके एटम्स देख लो, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालोगे तो बेटा ऐसे निकलेगा। मैं इतना लिख रहा हूं भाई साहब, इतना भी करने की जरूरत थी नहीं, 1/2। आपको ये दिखना चाहिए था, नंबर ऑफ मोल सीधा सीधा आस्था दिख रहा है सर, 12 का आधा कर दो 6 ग्राम। सर 1 मोल सल्फर का एटम, 1 मोल सल्फर बेटा कितना होता है, मास 32 ग्राम होता है। ये कितना ग्राम दिया है, 7 ग्राम दिया है। सबसे छोटू सा मास किसका आया, सबसे छोटा मास किसका आ रहा है, सबसे छोटा मास 3 × 10 की पावर 23 एटम्स का। एवोगाड्रोस नंबर को हमने 6 ले लिया ताकि कैलकुलेशन आसानी से हम कर पाए। थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट करने को अवॉइड करना चाह रहे थे और कुछ नहीं। सबसे छोटा मास किसका है, 6 ग्राम का। कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ F- आयन कैसे निकालेंगे बेटा, पहले तो AlF3 का मोलर मास निकालो। एल्यूमिनियम का 27 होता है, 19 × 3 होता है, 27 + 57 बेटा कैलकुलेट करोगे सर ये कितना हो जाएगा, 84। सर आप आयंस निकालना चाहते हो तो चलो, मैं कुछ लोग होंगे जिनको अभी डर लगता हो, तो बेटा ऐसे निकालो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 1/40 होगा। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे, मॉलिक्यूल्स अगर निकालोगे AlF3 के, AlF3 के मॉलिक्यूल्स निकालोगे 1/40 × Na होगा। और अगर आप आयंस निकालने चाहोगे F- के, तो भैया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये देख लीजिएगा, 3 × 6 × 10 की पावर 23/40 आ जाएगा, अपॉन 40 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भैया ये 2 से 3 2 जा, और ये कितना हो गया 20, और 9/2 × 10 की पावर 22, 4.5 × 10 की पावर 22, ऐसे निकाल लो, 4.5 × 10 की पावर 22 आ जाएगा। अदरवाइज जो लोग चाहते, याद करो मैंने एक एग्जाम हॉल मेथड ही बताया था, तो एग्जाम हॉल मेथड आपको F- के आयंस निकालने हैं, तो कुछ नहीं, पहले तो इसका मोल्स निकालो, फिर मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर फ्लोरीन का एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा सीधा सीधा आंसर यहां पर आ जाता, जो भी है Na को मल्टीप्लाई करो, यही है जो वहां पर आया। एक लाइन में सीधा हम ये सब गायब करके सीधा यहां पहुंच जाते, यहां पर भी वही आंसर आएगा, अगर आप देखेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो भैया ये एग्जाम हॉल में जिससे आप कर पाए, एग्जाम हॉल मेथड से कर पाए, आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इजी क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लेना है, कोशिश करना है इजी क्वेश्चंस को जल्दी खत्म कर दिया जाए। आइसोटोपिक मासेस दिए हुए, एक का मास A-1 है, एक का मास A+3 है। अगर एवरेज एटॉमिक मास दिया है तो हेवियर आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस बता दो। बेटा एक बात बताओ, ए के A-1 है और A+3 है, मुझे ये बताओ अगर परसेंटेज मानना है तो मैं इसको x मान लेता हूं, ये कितना हो जाएगा 100 - x। अगर इसका परसेंटेज हेवियर वाले का निकालना है, जिसको निकालना है बेटा उसी को x मान लिया करो, तो इसको निकालना है, इसका x ले लिया, दूसरे का क्या हो गया 100 - x। मुझे बताओगे एवरेज एटॉमिक मास सर किसके बराबर होगा, A-1 इंटू 100 - x प्लस A+3 इंटू x डिवाइडेड बाई 100। सर ये A हो गया 100A, अब सॉल्व कर लो इसको, 100A माइनस 100 माइनस AX प्लस x प्लस AX प्लस 3x डिवाइड बाई 100। देख लो
सर ये क्या हो गया, -ax प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। ये देख लो 100a इधर आ गया, 100a माइनस 100 माइनस प्लस एक्स प्लस 4x लिख देता हूं ना सीधा सीधा। ये देख लो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 4x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4x की वैल्यू आ गई 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25% आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 25% आ गई। तो सर देख लो ax प्लस 3x, यहां पर ये सब कुछ कैलकुलेट करें, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 25% आ गई। सर हेवियर आइसोटोप का कितना आएगा सर 25%। तो ये सब क्वेश्चन बेटा आप देख लो। एवरेज एटॉमिक मास आप सब लोग जान चुके हैं, एवरेज एटॉमिक मास आप सब लोग जान चुके हैं। तो उसके हिसाब से बेटा मैं 10 क्वेश्चन लेके आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस है बेटा। 11 क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चंस थे आपके पास, 11 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है 11 में से आपके कितने सही कितने गलत आपके कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और आपकी प्रिपरेशन को आप खुद भी जज कर सकते हो कि यार अगर सर ने मेरे से कुछ पूछा, ये पहले दिन का क्वेश्चन है जो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास है, फर्स्ट डे कराया गया था। तो अगर मैं पहले का कुछ पूछूं या बीच का कुछ पूछूं, लॉस का पूछूं या नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन पूछूं, अगर आप इन 10 क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंटली फील कर रहे हो तब तो बेटा बहुत बढ़िया, नहीं तो एक बार फिर से रुक जाओ, रिवाइज करो। क्योंकि बेटा सिलेबस कंप्लीट करना ही सिर्फ एम नहीं होना चाहिए, सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट करना। अच्छे ढंग से मतलब एक बार टीचर के साथ पढ़ा, एक बार खुद से पढ़ा, एक बार टेस्ट के बाद पढ़ा, टेस्ट में की हुई गलतियों को सुधारा, इसको बोलते बेटा अच्छे ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो उम्मीद करते बेटा आप चैप्टर आपका बहुत आज बहुत रिलैक्स है, मतलब कुछ ज्यादा है नहीं, चैप्टर आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, सारे फॉर्मूलाज खत्म हो चुके हैं। जो लोग नॉर्मलिटी के और क्वेश्चंस की उम्मीद कर रहे हैं, वेट एंड वॉच, कल से सॉल्यूशन चालू हो रहा है, मजा आएगा। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ के आना, कल आज ही होमवर्क देने वाला हूं, अभी दे देता हूं। कंसंट्रेशन टर्म्स कल पढ़ के आना, पहले बता रहा हूं, नहीं तो समझे ऑनलाइन मोटी किताब लेके धड़ धड़ मेरी आत्मा पीट पाट के जाएगी उधर से। ठीक है ना, ये मत सोचना कि हाँ सर ये तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो इसमें पिटाई नहीं होगी, भाई साहब सब कुछ होगा। देख अब भैया जो आज का कॉन्सेप्ट चालू करना है, अब ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं, आज क्या बताने वाला हूं, एएमयू की बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं ना। इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ध्यान सुनिएगा, अगर हम एएमयू को यहां से निकालते थे, 1 एएमयू को मैंने यहां से डिराइव किया था, तो बेटा वो किसके बराबर आया था, 1 एएमयू को अगर मैं डिराइव किया था तो 1/12 मास ऑफ 1 एटम, और यहां से 1 AMU MP के बराबर हो गया था। तो हमने अगर यहां से देख लो 1 AMU को क्या लिखते थे ऐसे, अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन के एक एटम का मास, तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास बेटा तुम क्या लिखते थे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन लिखते थे। सर एक एटम का मास कितना लिखते थे, 14 टाइम्स MP, और इसी को तुमने क्या कर दिया था, AMU को पुट कर दिया था, क्योंकि MP इज इक्वल्स टू AMU। दिक्कत यह नहीं थी बेटा, अब देखो मजेदार चीज, देखो इसी के लिए आज बुला के लाया गया है। दिक्कत यह नहीं थी, अब सामने वाले ने क्वेश्चन में एक ट्विस्ट कर दिया, बोला सर मजा नहीं आ रहा, कुछ अलग करते, रील देख किया गया भाई, बोला सर मजा नहीं आ रहा, 1 AMU को MP बोल दिया। सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है, एक क्वेश्चन दिया गया, बोला गया कि सर एक काम करते हैं, अगर हम AMU की डेफिनेशन बदल दें, इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज, अगर हम AMU की डेफिनेशन बदल दें, 1 AMU is defined as, देखिएगा 1 AMU is defined as 1/6 of mass of 1 atom of C12, then what will be the mass of 1 नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम का मास बताओ इन AMU। AMU में नाइट्रोजन एटम का मास बताओ। बेटा नाइट्रोजन एटम में अभी भी उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास तो अभी भी उतना ही रहने वाला है ना भाई साहब। हाँ ये है नाइट्रोजन एटम में, ये देख लो बेटा, नाइट्रोजन एटम का मास बेटा 14 टाइम्स MP होता था। ये तो ऐसा तो है नहीं नाइट्रोजन के प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग कर रहा है, नहीं वो तो फिक्स है, वो तो सेम रहेगा। हाँ गलत क्या कर दिया, चेंज क्या कर दिया, अब चेंज क्या कर दिया देखना, अब AMU की डेफिनेशन निकालो, AMU की वैल्यू निकालोगे तो 1/6 ऑफ मास ऑफ 1 एटम जो लिखते थे सर वो
1/6 लिख दिया। सर अब AMU की वैल्यू 1 AMU की वैल्यू सर किसके बराबर हो गई? सर अब यहां पर डेफिनेशन में चेंज आ गया। पहले AMU MP के बराबर था, 14 टाइम्स MP 14 टाइम्स AMU लिख दिया। अब बेटा 1 AMU किसके बराबर है? 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन को अगर तुम लिखोगे 1/2 AMU लिखोगे। बेटा देख लो, एटम का मास फिक्स रहा, वो चेंज नहीं होगा। मास ऑफ प्रोटॉन को कितना लिख दोगे? 1/2 AMU लिखोगे। चलिए देख लो कितना AMU आ गया। सर याद रखिएगा ये जो स्केल है, कोई बोले एटम में कोई चेंज नहीं है बेटा, वो तो उतना ही रहना है जितना रहेगा 14 टाइम्स। ऐसा थोड़ी ना है कि AMU की डेफिनेशन चेंज कर दो। मान लो, अरे सिंपल सी चीज है, अगर मान लो आज हम 1 किलो आलू खरीदे, 10 किलो आलू तुम खरीद के लाए मार्केट से आज, ठीक है, 10 किलो आलू तो हम घर के लिए खरीद के लाए। अब सडनली रात को भाई साहब अनाउंसमेंट हो जाए 8 बजे, ठीक है, कि भाइयों और बहनों आज से इंडिया में 2 किलो को 1 किलो बोलेंगे। तो 10 किलो आलू जो तुम खरीद के लाए, वो 10 किलो आलू जितना आलू होगा, ऐसा तो है नहीं रात भर में वो कम हो जाएगा, 5 किलो हो जाएगा। भैया उसकी बस वैल्यू चेंज हो गई। मतलब पहले तुम 14, जितना आपका प्रोटॉन का मास था उतना ही था, पहले आप उसको क्या बोलते थे? 14 MP को 14 AMU बोलते थे। अब क्या बोलेंगे? 14 MP को 7 AMU बोलेंगे। जैसे अभी तक आप 10 किलो को 10 किलो बोल रहे थे, लेकिन कल से बोल दिया गया कि नहीं भैया 2 किलो को ही हम 1 किलो बोलेंगे। तो भैया कल जो रात को 10 किलो लेके आए थे उसकी वैल्यू ऑफिशियली कितनी हो जाएगी? 5 केजी। आलू तो उतना ही रहेगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं रात भर में आधा हो जाएगा। अरे भैया बस आपने मेजर करने का तरीका बदल दिया, मेजरमेंट करने का तरीका बदल दिया। जैसे आज भी हमारे यहां डॉलर और इसका क्या हिसाब होता है कि भैया अगर आप डॉलर को देखो तो क्या होता है, मान लो 90 ही मान लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया यहां पर ये 1 है लेकिन ये 90 है। क्यों? क्योंकि यूनिट अलग अलग। तो भैया आप यूनिट चेंज कर देते हो, सेम ही चीज की वैल्यू अलग अलग दिखने लगती है। तो वही सेम चीज मैंने क्या बोला, नॉर्मल केस में नॉर्मली AMU कैसे डिफाइन होता है बेटा? 1 AMU इज मास ऑफ प्रोटॉन होता है नॉर्मल केस में। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ बदमाशी की जाती है, जैसे 1/mu की डेफिनेशन चेंज कर दिया। अब यहां पर 1 AMU इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 AMU इज 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। सर तो यहां से मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 1/2। सर 40, ये तो फिक्स रहेगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते। देख लो, मतलब आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ये देखो, अगर AMU की डेफिनेशन बदल दी गई, भाई साहब आंसर निकाल सकते हो। अगर AMU की डेफिनेशन बदल गई, ठीक है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। अगर AMU की डेफिनेशन बदल दी जाए तो आप क्या आंसर निकाल सकते हो? क्या होगा? AMU की डेफिनेशन क्या बदल दी गई है? सर ध्यान से देखिएगा, 1 AMU को क्या बोल दिया गया बेटा? 1 AMU की डेफिनेशन क्या हो गया? तो सर 1/5 ऑफ सर 12 MP। मतलब अब 1 AMU सर किसके बराबर हो गया? 12 MP/5। मतलब अब अगर MP की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो 5 AMU डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 12। अभी भी नाइट्रोजन के एक एटम का मास बेटा चेंज नहीं हुआ, वो तो रात में भी सेम था, सुबह भी सेम रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर 14 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हैं। सर MP की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? AMU/12 पुट कर दूं। सर 70/12 AMU लिख सकता हूं। सर ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा। अरे सीधी सी बात है, मेरा वजन यहां इंडिया में अर्थ पे, इंडिया में कह रहा हूं अर्थ पे 90 kg है। ऐसे इतना नहीं है, थोड़ा कम है, हाँ और क्या, इतने मोटे हम हैं नहीं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो हो रखा है, सूजन हो रखी है। अदरवाइज भाई साहब वेट हमारा उतना नहीं है, ठीक है, मशीन गड़बड़ है, ठीक है। एक आइटम मान लो मेरा मास यहाँ 90 kg है, अब मैं मून पे चला जाऊं तो मून पे मेरा मास मेजरमेंट करोगे तो कितना आएगा? 15 kg। तो क्या मैं पतला हो गया? भाई साहब क्या मैं पतला हुआ? अमाउंट तो वही रहा, लेकिन वहां पर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 हो जाएगा तो ऑब्वियस है मेरा वेट भी कितना आएगा? यहां पर वेट 90 kg आ रहा है तो वहां पर 15 kg आ गया, मैं पतला नहीं होऊंगा। अदरवाइज भैया ऐसा कोई दवाई होता, हर एक कोई इलॉन मस्क के पीछे पड़ा होता, हर एक मोटा इंसान कहां चला जाता, एक बार स्पेस में जाता, वहां से पतला होके आ जाता। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है, ठीक है ना। 90 kg है तो 90 kg रहे, बस वहां मेजरमेंट चेंज हो गया। तो भैया आप उसको फिक्स रखोगे। चेंज क्या हो गया कि अब
एएमयू की वैल्यू बेटा मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं है, या मास ऑफ प्रोटॉन अब एएमयू के बराबर नहीं है। तो बेटा आप इधर देखो, इधर से आते टाइम 12/5, तो इधर से जाते टाइम 5/12 पुट कर दो। सर ये कितना आ गया, 5.60, 10 हो गया तो 896 हो गया ना, हाँ 96, 5.8 आ जाएगा। ये लो एएमयू में वैल्यू देख लो। अगर उल्टा भी आ जाए, ये देखो कहीं क्वेश्चन में ये दे दे, ये देखो अब तुम मेजर करो, इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज, आज बेटा सब यही सब चीजें करनी है, न्यूमेरिकल के नाम पे यही करना है। What will be the mass of one atom of ऑक्सीजन इन AMU बताओ, ऑक्सीजन का मास AMU में बताओ। बेटा ऑक्सीजन का मास ऐसे नॉर्मली कितना होगा, ऑक्सीजन का मास अगर नॉर्मल कोई पूछे तो तुम्हें भी पता है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास बेटा कितना होगा, एक एटम का मास ऑक्सीजन का कितना होगा सर, 16 AMU होगा, 16 AMU, 16 MP होगा। नॉर्मल केस होता तो हम एमपी को एएमयू के बराबर लिखते थे, लेकिन अब क्या हुआ, एएमयू की वैल्यू चेंज हो गई, एएमयू ने पार्टी बदल ली। एएमयू बोल रहा है कि सर अब जो है हम थोड़ा अलग चलेंगे, मतलब 1/48 इंटू क्या कर दिया, 12 टाइम्स एमपी कर दिया। कार्बन के एटम का मास ये देख लो सर, एएमयू किसके बराबर हो गया, एमपी। एमपी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 AMU किसके बराबर हो गया, देख ले सर। एमपी की वैल्यू कितनी लिख दूंगा सर, देख लो एएमयू हो गया, वैल्यू बढ़ गई। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, एटम का मास वही रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन और एएमयू का रिलेशन चेंज करोगे उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, एएमयू की डेफिनेशन चेंज करने से क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होता है क्या? अगर आपको मास ऑफ कार्बन के बदले 1/12, मतलब एएमयू की डेफिनेशन चेंज कर दी गई, 1 AMU की डेफिनेशन 1/24 टाइम्स 12 MP कर दिया गया, तो बेटा क्या होगा, यहां पर 1 मोल का मास चेंज होगा क्या, 1 मोल का मास चेंज होगा क्या? बेटा देख लो, एक सिंपल सी बात याद रखना, आपको 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लेते हो उसको एएमयू से क्या लेना देना है भैया। आप एक एटम का मास लोगे, ये देखो किसी का भी मास ऑफ 1 एटम ऑफ, मान लो ऑक्सीजन लिया आपने, तो भैया आप इसको 16 टाइम्स एमपी लेते थे, अब आप इसको 16 टाइम्स 2 AMU लिख दो। सर आपको लगेगा अरे सर मास बदल जाएगा, नहीं बेटा याद रखिएगा, हम इससे नहीं, AMU से नहीं, हम देख लीजिए सर, मास ऑफ 1 मोल एटम का मास ले लो, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास ले लो, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 टाइम्स एमपी इंटू 1.6667, सॉरी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। और याद करो हमने बोला था मास ऑफ प्रोटॉन बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.67 10 की पावर -24 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर, देख लो बेटा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप कहा वे बोल सकते हो कि सर अब से ये 32 AMU हो जाएगा, होने दो। अब यार एक बात बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं, आप मुझे 90 kg का उठा के तुम 10 kg का बोल दो, उससे मेरे अंदर का जो मास है वो चेंज नहीं होगा, वो आपने स्केल करप्ट कर दिया ना। आप मून पे चले गए, मार्स पे चले गए, हो सकता है मास अलग ही आ जाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मोल के मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सर क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 मोल का मास देख लो, हाँ ये बोल सकते एएमयू में मास पहले 16 AMU था, अब कितना हो गया, 32 AMU हो गया। इसका स्केल बदल देने से आपकी लेंथ को, ब्रेड्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कोई स्केल बदल दे, बोले कि सर आज से मान लो ये 1 से 10 सेंटीमीटर, बेटा ये मान लो कोई लेंथ है, किसी बंदे की लेंथ है, तो आप अब क्या कर दो, अब बोलो नहीं सर इसको आज से 1 ही सेंटीमीटर बोलेंगे, तो बेटा उस बंदे की लेंथ तो उतनी ही रहेगी ना, बस बोलने का तरीका बदल दो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए देख लो छोटे छोटे और प्यारे से क्वेश्चंस। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम हॉल में, इसमें बताओगे अगर तुमसे 1 मोल का एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू चेंज कर दी गई, एवोगाड्रो नंबर की अगर वैल्यू चेंज कर दी गई तो भैया बताओगे इससे क्या चेंज होगा। सर डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, मास का डेफिनेशन
मास का डेफिनेशन, इसको क्या मतलब मोल से यार, मास की डेफिनेशन को मोल से क्या मतलब? रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का रेशियो, CO2 में क्या एवोगाड्रो नंबर का क्या लेना देना? रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज, इसको एवोगाड्रो नंबर से क्या लेना देना? चेंज क्या हो जाएगा? सिंपल सा। पहले एक बात बताओ, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये देखना बेटा, आप पहले इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते थे, तो आप अगर एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब 1 मोल एटम ऑफ कार्बन लेते थे, तो इसका मास कितना होता था? सर आप इसको मोलर मास बोलते थे, और ये 1 मोल एटम कहलाता था पहले। सर 1 मोल एटम का मास 12 ग्राम, एक एटम का मास बेटा कितना हो जाएगा? 12/6.022 इंटू 10 की पावर 23। ऐसे तो एग्जाम हॉल में ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते, बट चलो मैं प्रूफ करके भी दे देता हूं कि बेटा अब जो नया डेफिनेशन आया उसके हिसाब से एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इतने एटम्स का जो मास होगा, पहले बेटा इसको 1 मोल बोलते थे, तो एटम का मास कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम बात करें, ये देख लो, अगर हम बात करें इतने एटम्स की, तो ये एटम्स क्या कहलाएगा? इतने एटम्स की बात करें तो इतने एटम्स का क्या होगा? सर देख लो, सर एक एटम का 12 ग्राम, तो एक का 12/10 इंटू 10 की पावर 20। ये देख लेना अपने पास क्या हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10 की पावर -3 होगा क्या? सर 0.012 ग्राम आ जाएगा। सर ये क्या आ जाएगा? मोलर मास कितना हो जाएगा? पहले तुम्हारा मोलर मास, पहले इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते थे, तो पहले मोलर मास 12 ग्राम था। अब तुमने इसको एवोगाड्रो नंबर बोल दिया, तो मोलर मास ये हो जाएगा। तो मोलर मास ही चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स चेंज कर दिए। तो एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन चेंज करोगे, अभी भी ये इतने एटम्स का मास अभी भी 12 ग्राम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल जाएगा। हाँ बस ये बात है कि उसको मोल नहीं बोलेंगे, अब इसको मोल नहीं बोलेंगे। अगर क्वेश्चन की बात माने तो इसको मोल नहीं बोलेंगे, बस 1 मोल का मास क्या हो गया? बदल जाएगा। डन। तो बेटा यही सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी इस चैप्टर की। अब आते हैं भाई साहब आपका फेवरेट सेगमेंट। हाँ एनसीईआरटी से भी करना है चैप्टर, तो एनसीईआरटी खोल लीजिए। हो सके तो नई वाली एनसीईआरटी का पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है, कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में, आप वहाँ से भी कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ नई वाली एनसीईआरटी का पीडीएफ खोलेंगे, पीडीएफ आप डाउनलोड करके एक बार ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी मतलब बुक है ऑफलाइन तब तो बहुत बढ़िया, आप बुक खोल के रख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी वाली चीज़ है। अब इसको लिखना मत बैठ के कि सर बहुत मजा आ रहा है, सत्संग है, एकदम भाई साहब। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन भाई एनसीईआरटी बता रहा है कि वाह क्या केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई है। अगर ये तुम्हें नहीं बताता, देख रहा है ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहा है कि साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, देख रहा है। अब तुम्हें यह बता रहा है कि भैया 118 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते, बनाओ भाई। केमिस्ट्री की बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में कर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर हो रहा है, ये सब बेटा अब आपको कहानियां बताई जाएगी, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जिसको कलर कर रखा है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भैया एनसीईआरटी की लाइंस हैं। कभी वैसे तो बहुत रेयर चांस है कोई ये पूछे केमिस्ट्री की डेफिनेशन, लेकिन हाँ अगर पूछ दिया तो भैया पता होना चाहिए। एनसीईआरटी देखो एकदम साइंस कैन बी व्यूड एज, देखो ऐसे इंग्लिश वाली लिटरेचर वाली फीलिंग आ रही है। ये होता नहीं कि हम लोग इन्वायरमेंट पे ऐसे लिख रहे हैं कि इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आगे का पता नहीं, तो फिर लिख रहे हैं कि विदाउट इन्वायरमेंट वी कैन नॉट लिव इन ऑन दिस अर्थ ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट वी लिव ऑन द अर्थ। ऐसे करके 4 लाइन बना रहे, वही सब चीजें हैं यहाँ पर, वही सब चीजें हैं कि आपने यू हैव लर्न फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, 10th तक आप ये पढ़ के आए थे कि बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते। तो ये बेटा आप कहानी है, मैंने इसमें से काम की चीजें आपको बता दी गई हैं। जैसे आप अपना मन मार के यहाँ पर इतनी ठंड में मतलब नींद खोल के पढ़ रहे हो, उसका 2 ही रीजन हो सकता है। एक आपको सिलेक्शन चाहिए, दूसरा सिलेक्शन के बाद आप ज्ञान देने लायक बन जाओगे। मतलब सिलेक्शन के बाद नहीं बदल जाता है ना, तुम्हें पता है कि नहीं। मैं हर एक साल देखता हूँ सिलेक्शन से पहले हर एक बच्चा ना एकदम बेचारा इनोसेंट टाइप रहता है कि बस सिलेक्शन हो जाए, भगवान बस, हे भगवान, हे भगवान, हे ऊपर वाले, दुआ करना भाई साहब। हाँ जैसी दुआओं का रंग दिखता है उसके बाद आता, जैसी सिलेक्शन होता है उसके बाद बच्चा अरे सर मजा आ गया, हाँ ठीक है। अब वो ब्लॉग बनाना शुरू करता है, बोलता है कि भाई जानता है हमने इनसे पढ़ा था,
ये इनसे, वो कमेंट करना शुरू कर देता है, मतलब थोड़ा, और लोग सुनते भी हैं क्योंकि भाई सिलेक्शन हो गया। तो तुम जैसे जिस लालच के लिए तुम पढ़ रहे हो, उसी लालच से ऑब्वियस है केमिस्ट्री भी स्टार्ट हुई। किसी को ऐसा नहीं था पढ़ने का मन कर रहा था, सबको लाइफ में अपने पास इंटरेस्टिंग चीज खोजनी थी। जैसे किसी ने अफवाह फैला रखी थी कि भैया फिलोसफर स्टोन होता है, पारस पत्थर बोलते हैं, जो कि क्या करता है, सारे के सारे जो कॉपर आयरन इस टाइप के मेटल्स को टच करोगे गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। सोच रहा है कितना बड़ा, मतलब किसी ने कितनी बड़ी बकैती करी दी है कि भाई पारस पत्थर खोज लो, उससे क्या होगा, गोल्ड बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा अमृत बना लो, मतलब सोच रहा है सर अमृत और पारस पत्थर। आज तक हम केमिस्ट्री इसी सर्च में चल रहे हैं। तुमने शायद अभी कुछ नए साइंस की डेवलपमेंट देखी होगी जहां पर लोग एज रिवर्स कर ले रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे होता है ना कि भाई साहब, जैसे मैं 100 साल का हूं, तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैंने एज रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, और क्या, गांधी से मैं बस कल परसों ही मिलके आया था। ठीक है, तो गांधी जी थे ना भाई 100 साल पहले, 2025, हाँ नहीं नहीं गांधी जी थे। तो मैं बात कह रहा हूं, तो ये क्या है, अमृत, मतलब अमृत बना देना कि जिससे आपको लाइफ में कभी मर ना पाए। यही दो चीजें थी जिसके कारण केमिस्ट्री की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। लोगों ने केमिकल्स को देखना शुरू किया। केमिकल्स में भाई साहब केमिस्ट्री का पहले पुराना नाम भी, पहले देखोगे इसका नाम अल्केमी, या फिर भाई साहब ये इतना तगड़ा तगड़ा नाम पढ़ लेना, इथरो केमिस्ट्री, ये सब 1700-1600 सी। अब इसमें से काम की चीज मैं आपको बताता हूं क्या है। अब पहले केमिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में भाई रसायन शास्त्र, रास तंत्र, रास क्रिया, ये सब नाम वाम भाई, रास विद्या, मतलब रास आने वाली चीजें, जिसमें मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, ये डाइज, हमारे यहाँ पहले से ही कलर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सब बातें हमारे यहाँ बताई जा रही है। जैसे हम लोग मोहनजोदाड़ो सुना होगा, मूवी के नाम से नहीं भाई साहब, हमारी यहाँ हिस्ट्री का पार्ट है। मोहनजोदाड़ो जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे पहली सिविलाइजेशन, जिसमें भाई साहब 90 डिग्री एंगल, घर वर, बहुत सारी चीजें थी। वहां पर भी हमारे यहाँ उस टाइम पर भैया बेक्ड ब्रिक्स का काम होता था, उस टाइम पर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते थे। उस टाइम पर हमारे यहाँ मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी, ये जो सेगमेंट है बेटा, एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। एज ए इंडियन हमें प्राउड होना चाहिए। इंडियन क्या, मतलब आस पड़ोस की जितनी भी, इंडिया के जितने भी आस पड़ोस के ट्रिब्यूटरीज है, लाइक जो लोग पाकिस्तान में, हड़प्पा उधर ही, अब मतलब पाकिस्तान के साइड है, बहुत सारी हमारी चीज़ें, कुछ बांग्लादेश में, तो ये सारे जो है अपने ही भाई बहन है। ठीक है ना, तो पॉलिटिकली भाई कोई बुरा मत मानना, सब भाई बहन ही है अपने। ठीक है, ये मास प्रोडक्शन होता था उस टाइम पे हमारे पास, तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि भैया उस टाइम पर हमारे यहाँ इस तरह की चीजें, ग्लेज्ड पॉटरी, मतलब चमकने वाली बर्तनें बनाते थे मोहनजोदाड़ो में। जिप्सम सीमेंट उस टाइम पर यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क में। आज जो होते हैं पुट्टी, पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई, मतलब होता है ना कि यूएस यूके वाले बोलते हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आए तो ये सब बना, बट उस टाइम पर हमारे यहाँ यूज होता था जिप्सम सीमेंट। ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखना, क्यों, क्योंकि देखो ये सब नाम पूछ लेगा कि जिप्सम सीमेंट, बताओ इसके अंदर क्या होता था, लाइम, सैंड और ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हड़प्पन ने एक बनाया था फेंस, ये क्या होता है सर, सॉर्ट ऑफ ग्लास होता है जो कि यूज होता है ऑर्नामेंट्स में। जैसे आजकल सुना हो ना, ग्लासेस यूज होते हैं आजकल, मतलब बहुत सारे कारीगरी होती है, ग्लासेस यूज होते हैं। तो उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन ये सब यूज कर रहे हैं। उस टाइम पर दे मेल्टेड और फोर्स्ड अ लॉट ऑफ मेटल्स लाइक लेड, सिल्वर, गोल्ड। ये उन्होंने सोचो उस टाइम पर कॉपर की इंप्रूवमेंट कर दी थी, हार्डनेस। ठीक है, यूजिंग टीन एंड आर्सेनिक। जैसे कॉपर और टीन का आज हम बोलते हैं ना ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, सोचो उस टाइम पर इन्होंने स्टार्ट कर लिया था, तो हम बहुत आगे थे, मतलब हमारे यहाँ चीजें बहुत आगे थी जो उस टाइम पर यूज हो रही थी। तो बेटा जो जो एनसीईआरटी हाईलाइटेड पोर्शंस है, हिस्ट्री है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इंडिया में कैसे डेवलप हुई उसकी कहानी है। कॉपर मेटलर्जी की बात चल रही है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात चल रही है बेटा। ठीक है ना, ऐसा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉपर हमारे यहाँ बहुत पहले से, जैसे ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा हमारे यहाँ की जो बुक थी उसमें बहुत पहले से टाइनिंग ऑफ लेदर, मतलब आज के टाइम पे जो बेल्ट वेल्ट बनाते हो वो सब कुछ सर, डाइंग ऑफ कॉटन, कॉटन का कलर, कलर्ड कपड़े उस टाइम पे 1000 से 400 बीसी में हमने बात की थी सर। उस टाइम पर गोल्डन ग्लॉस उस टाइम पर हम यूज करते थे, और सोचो आज तक इसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए कि हमारे यहाँ उस टाइम पर ये गोल्डन ग्लॉस कहां से लेके आते थे, ब्लैक पॉलिश उसमें। कौटिल्याज अर्थशास्त्र कौटिल्य जानते होंगे, जिन्होंने भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया था कि भाई साहब कैसे जीतना है। ठीक है ना भाई, टीचर थे कौटिल्य साहब, उन्होंने अपने स्टूडेंट को इतना तगड़ा बना दिया, जैसे हम लोग बना रहे हैं। डॉक्टर बनने का भूलना मत भाई, हाँ ऐसा नहीं कि हाँ है सर क्या बात कर रहे हैं, आप कौन हम कौन, समझ रहा है। 2 क्वेश्चन पूछ के वहीं पर बेहोश करके उल्टा इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। ठीक है
कौटिल्य अर्थात उस टाइम पर प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, उस टाइम पर हमें समंदर से नमक बनाना सिखाया जाता था, उस टाइम पर हमें पता था, सोचो। और ये सब चीजें हमारे यहाँ बीच में डिलीट हो गई, मतलब डिलीट क्या हो गई, हमें मतलब पता नहीं, हमारे जो भी था आ गया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, जो हम नमक के लिए ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गए। गांधी जी ने दांडी मार्च करा, नमक कानून बनाया, नमक कानून तोड़ा। तो सोच लो उस टाइम पर हम नमक बनाना जानते थे, बट वही है कि भैया थोड़ा सा कोई भी चीज होती है डिटोरिएट करती है, तो हम लोग का उस तरह से रहा। कुछ अपने पास ये देख लो, कुछ आप जब डॉक्टर बनोगे ना, तो आपको अपने इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन जो डॉक्टर्स थे शुरुआत के, उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे सुश्रुत उसमें से नाम है, जो सुश्रुत और चरक, ये जो 2-3 लोग शुरुआत में इंडियन मेडिसिन में, हमारे यहाँ सोचो उस टाइम पे ट्रांसप्लांट और ये सब चीजें इन लोगों ने कोशिश करी थी, प्लास्टिक सर्जरी इन सब की। सुश्रुत ने क्या बोला था कि इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज, जैसे आज भी हमें देखोगे लोग बोलते हैं ना अल्कलाइन पानी पीना चाहिए, बॉडी में ऑलरेडी एसिडिक है। हमारे यहाँ उल्टा ट्रेंड है, हम चाय पी रहे हैं, मतलब हमारा बॉडी में ऑलरेडी एसिड रिलीज, हम और एसिडिक बना रहे हैं कि भाई साहब और मजा आ रहा है चाय पी के, गर्मी में चाय पी रहे, ठंडी में चाय पी रहे, बारिश हो रही चाय पी रहे, सुबह उठ रहे चाय पी रहे, सोते टाइम चाय ही चाय हो रहा है। मतलब कुछ दिनों बाद तो खून के बदले कहीं चाय ना निकल जाए, ठीक है, इस तरह की हालत हो रखी है। लेकिन सोचो उस टाइम पर सुश्रुत ने ये बात बोली थी कि हमारी बॉडी में हमें एल्कलीज लेनी चाहिए, एल्कलीज यूज करना चाहिए। चरक संहिता, जो कि भाई साहब चरक संहिता में देखोगे तो उन्होंने उस टाइम पर सल्फ्यूरिक एसिड, जो आज के टाइम पे नाइट्रिक एसिड, ये लोग अपने जो क्रेडिट लेते हैं, उस टाइम पर इन्होंने चरक संहिता ने ये सब बता दिया था, सल्फेट्स ऑफ कॉपर, आयरन एंड द कार्बोनेट्स। ये सोच लो, ये सब उस टाइम पर बात चल रही है, बीसीज में बात चल रही है, एडी में तो हम आए भी नहीं है, बीसी में बता रहे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको जो आजकल डॉक्टर के सिंबल पे सांप वाप आता है ना, वो इन्हीं के नाम पे आता है, सुश्रुत और चरक के ऊपर, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ये लोग उस टाइम पे एंशिएंट टाइम के जाने माने लोग थे डॉक्टर्स के फॉर्म में, कि भैया उस टाइम डॉक्टर नहीं बोलते थे, उस टाइम हमारे यहाँ वैद्य बोला जाता था, कि वैद्य बोल दिया, या मतलब ऐसे ही था, वैद्य ही बोलते थे हिंदी में, हाँ वैद्य बोलते थे, और कुछ तो नाम मतलब होगा तो बता सकते हो, ठीक है। तो उनको बोलते थे कि भैया, ये लोग उस टाइम पर बोलते थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज। रसोपनिषद, ठीक है, रसोपनिषद जो था, इन्होंने बताया गन पाउडर का प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। कुल तमिल टेक्स्ट थे, उसके अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क, मतलब जो पटाखे वटाखे बनाते हैं सॉल्ट पीटर इन सब का यूज करके। सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं बेटा? पोटेशियम नाइट्रेट। तगड़े साइंटिस्ट एक और थे हमारे यहाँ इंडिया में, जिनका भाई नागार्जुन जो थे उस टाइम पे बहुत तगड़े इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने उस टाइम पर जो मरकरी होता है, मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, उस टाइम पर इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी सल्फा कंपाउंड्स बना दिए थे, मर्क्यूरिक के कंपाउंड्स बना दिए थे। उनका जो बुक थी, उनका नाम था रस रत्नाकर, ठीक है। उन्हें बहुत सारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, टीन, कॉपर, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। एक और बुक है रसरनावम, एक तो नाम भी बहुत, 800 सी में ये इन्होंने और सारी चीजें बताई कि भैया किस तरह से किसी मेटल का फ्लेम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब जब तक जो बोलते ना, देखो इंडिया, हम लोग बोलते ना कि वेस्ट कंट्रीज और ईस्ट कंट्रीज में हम लोग डिवाइड है, जैसे हम वेस्ट से इंस्पायर होते, बट उल्टा हुआ था। आज हम वेस्ट से उधर के कल्चर को इधर लेके आने की कोशिश करते। कुछ टाइम था जब इंडिया के कल्चर के लोग उधर फॉलो करते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें, सोच रहे उस टाइम पर हम ये सब बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ केमिकल्स बना रहे, हम बोलो हंसी मजाक में बोल दे कि भस्म लगा रहे हैं, भूभूत उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे इंडिया को पहले प्रोजेक्ट ही ऐसे किया गया था। लेकिन भाई आज के टाइम पे रियलिटी है, जैसे जैसे हम टेक्स्ट को देखें, पीछे की चीजें देखें, तो हमारे पास उस टाइम पे, जैसे नागार्जुन के बारे में बता रहे, मरकरी कंपाउंड्स बता दिए थे, चक्रपाणी थे, चक्रपाणी साइंटिस्ट, इन्होंने क्या करा था, मर्क्यूरिक सल्फाइड बना दिया था सर। इन्होंने मतलब देखो ना, सोप बना रखा था सर। इन्होंने उस टाइम पर मस्टर्ड ऑयल एंड अल्कलीज यूज करे थे सोप के लिए सर। उस टाइम पर हमारे यहाँ सोप बना दिया गया था। ऑयल ऑफ इरांडा, सीड्स ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट और यूज फॉर मेकिंग सोप। मतलब उस टाइम पर हम लोग साबुन वाबुन बना रहे थे। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं भाई, हमें खुद पे फील नहीं होता कि हमारे इंडियन कल्चर इतना तगड़ा था उस टाइम पर। हाँ, हो सकता है ना आदमी को, जैसे तुम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो 10th तक बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, 11th 12th में साइंस लिया, दिमाग ऊपर से नीचे हो गया, थोड़ी सी कामचोरी करी, थोड़ा सिलेबस ऊपर नीचे हुआ, तुमने 11th को नहीं समझा, फिर 11th ने तुमको नहीं समझा, तुम्हारे अंदर डाउट आ जाता है। लेकिन सिलेक्शन होगा बेटा, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो पक्का निकलेगा, इतना तो जान जाओ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे अभी डाउट में रहते हैं। अभी हम जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग अरे फेंक रहे होंगे सर, भैया एनसीईआरटी और टेक्स्ट है हमारे यहाँ, ठीक है। हम बिलीव नहीं कर पाते कि हमारे पूर्वज इतने सही थे और इतनी सारी बातें जानते थे,
ठीक, हमें हमें बीच में इतना बता दिया गया ना कि अरे हमें तो बस उधर से आया, यही उन्होंने दिया, साबुन हमें उन्होंने दिया, शैम्पू उन्होंने दिया। ठीक है भाई साहब, देख लेना, ये इसीलिए बताई जा रही है ताकि आपको पता चले। सोचो आज भी जो अजंता एलोरा के केव्स पे, जो गुफाओं पे जो पेंटिंग मिलती है ना बेटा, आज भी उसके ऊपर कि भैया आखिर वो इतना आज भी फ्रेश कैसे दिख रहे। सोचो इतने सालों में वो उनका कलर क्यों नहीं जा रहा, उनको आज भी नहीं पता चल पा रहा कि भैया कौन सा साइंस लेवल लगाया था। वराहमिहिर का बृहत संहिता है, वराहमिहिर का बृहत संहिता है जिसमें प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटोनियस मटेरियल जो कि वॉल्स पे लगाया जाता था चिपकाने के लिए मंदिरों में। सुनो ना, उस टाइम पर, आज तो फेविकॉल लगा देते चिपकाने के लिए, लकड़ी चिपकाना और कुछ भी। सोचो उस टाइम कहां फेविकॉल था। तब भी लोगों ने छत पे, देखोगे हमारे यहाँ मंदिरों में जाओ, कहीं भी जाओ, छत पे बहुत सारी कलाकारियां हो रखी हैं। तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा कि ये चीजें हमारे यहाँ उस टाइम पे बरामीर, बहुत सारे लोग, अथर्ववेद, वही अपने पास अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये सब जो है बहुत सारे डाई स्टफ की बातें, टिंटिंग प्रॉपर्टीज, जैसे ग्लासेस सुना होगा, ठीक है, टिंटिंग प्रॉपर्टीज, पतंगा, जाटुका, ये सब चीजें अपने पास बनाई गई थी। ठीक है, वराहमिहिर की बृहत संहिता जो होती है उसमें परफ्यूम और कॉस्मेटिक का भी जिक्र होता है कि भैया कुछ फ्रेग्रेंस थी, कॉस्मेटिक्स यूज करते थे। तो ये देख लो, एक कॉस्मेटिक्स के लिए एक वर्ड भी यूज कर दिया था, गंधयुक्ली, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग टाइप के सेंट्स बनाए जाते थे, डियूज बनाए जाते थे। आज हम बोल रहे हैं फॉग और ये सब चीजें, उस टाइम पर हम लोग ये सब चीजें बनाते थे। तो ये थ्योरी है बेटा, बस नाम जान जाओ, कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा कैसा बात की जाएगी। पेपर्स की बात की जा रही है, तो पेपर हमारे यहाँ, मतलब पेपर पहले से ही, एक चाइनीज ट्रेवलर था उसने बताया भी था, हाँ, आई सिंह करके नाम था उनका, उन्होंने पहले ही बताया था कि भाई हमारे यहाँ पेपर था। हमारे यहाँ कलर ऑफ इंक पहले से ही बनाते थे, इंक हमारे यहाँ पहले से बनता था, मेड फ्रॉम चॉक, रेड लेड, ये सब। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशन, दारू बनाने का भी हम लोगों ने पहले से, मतलब ऐसा नहीं था किस चीज की कमी थी, वो अलग बात है, थोड़ा हम भूल गए, हम लोग थोड़ा सा, मतलब होता है ना, कम रिवीजन किया हम लोगों ने। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उस टाइम पर मेनी टाइप ऑफ लीकर्स की कहानी बताई गई है। चरक संहिता में भी देखोगे तो बहुत सारे टाइप के अलग अलग आस्वाद बात की गई है। आस्वाद मतलब वही फ्रूट से अलग अलग तरीके से, मतलब दवा एंड दारू सबका बंदोबस्त हमने कर रखा था एंशिएंट टाइम पे। और क्या, ठीक है, और क्या यार, रिवर्स एज करते करते मैं 100 से अभी इतना ही पे आ पाया, मुझे 1000 से पीछे आना चाहिए था यार। आज से 1000 साल पहले होता तो मैं इन लोगों से मिल चुका होता क्या। ठीक है चलो, तो ये सब बातें कर रहा था, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री है। ठीक है, अब ये मैटर इज अल्टीमेट पार्ट ऑफ, ये देखो, मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स। ये बात सोचो, उस टाइम पर एक महर्षि थे, उनका नाम था आचार्य कनड। ठीक है, आचार्य कनाद बोलते थे। इन 600 बीसी, उस टाइम पर 600 बीसी, आज डाल्टन ने 1808 में दिया था, 1808 और 600 बीसी, भाई बहुत डिफरेंस था। इनके नाम पे, इनका नाम बाद में कश्यप रख दिया गया था। इनको हम लोग मतलब फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं कि भैया उस टाइम पर इन्होंने परमाणु की बात करी थी। हम लोग अणु और परमाणु की बात कर रहे थे, उस टाइम पर इनके टेक्स्ट थे वैशेषिका सूत्रास। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा ये बोला था कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ परमाणु, स्मॉल एटम्स कॉल्ड परमाणु, सर, इंडिस्ट्रक्टिबल, स्फेरिकल, सस्पेंसिबल एंड इन मोशन इन ओरिजिनल स्टेट। सोचो उस टाइम पर ये बात इन्होंने बोल दी थी, उस टाइम पर ये बात बोलते कि ऑल सब्सटेंसेस सबके सब किससे मिलके बने हैं, अणु से, जो कि क्या होते, इनडिस्ट्रक्टिबल, इटर्नल, स्फेरिकल। सोच रहा है, जिसको डाल्टन, हाँ, डाल्टन भी नहीं बोल पाया था, इसको थॉमसन ने बोला था, सुपर सेंसिबल एंड मोशन इन ओरिजिनल स्टेट। मतलब ये उसकी बात कर रहे थे। सर, जो अपने पास 600 बीसी में आचार्य कनाड ने या महर्षि कश्यप ने बोल दिया था, एटॉमिक थ्योरी दे दी थी। इन्होंने यह भी बताया था कि इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस थ्रू एनी ह्यूमन बींग्स। आप ऐसे नहीं, एटम को आप ऐसे सेंस नहीं कर सकते, जिसको आज के टाइम पे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते। इन्होंने उस टाइम बोला था। इन्होंने यह भी बोला था, देयर आर वेराइटीज ऑफ एटम्स दैट आर एज डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब्सटेंसेस। अलग अलग टाइप के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने यह भी बोला था कि दिस परमाणुस फॉर्म पेयर्स और ट्रिपलेट्स अमंग द कॉम्बिनेशन, जिसको आज के टाइम पे लॉज के नाम पे हमने बोल दिया कि इनके बीच में क्या होता है, लॉज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो भाई साहब, बी प्राउड, मतलब ये टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मुझे खुद को प्राउड होता है कि भाई साहब, और तुम्हें भी होना चाहिए, कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, सिर्फ इंडिया ही नहीं, आज के टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियस है ये सारी चीजें, ठीक है, आज तो चलो हमने बॉर्डर्स डिवाइड कर दिए, चीजें कर दी, अदरवाइज तो भाई साहब उधर से लेके चल दो इधर तक, ठीक है, मतलब होता है ना कि पाकिस्तान से लेके अपने पास म्यांमार, वर्मा, सब कुछ वहां तक,
ठीक है ना। ये पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था बहुत ही ज्यादा रिच था, मतलब हर एक पोर्शन में हमारे पास मतलब कितनी सारी चीजें थी। देख लो, हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट बताया जा रहा है और आपको प्राउड बताना चाहिए कि हाँ भाई साहब सोचो, ये जाके डाल्टन पता नहीं कितने दिनों बाद, हो सकता है इसी के पास ये थ्योरी पहुंची हो, होता है ना, चीटिंग करके पहुंच गया हो, नाम थोड़ी ना देगा। ठीक है, चरक संहिता, चरक संहिता ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया है। आज भी लोग बोलते हैं ना दादी के नुस्खे, वो दादी के नुस्खे क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ दिस। उस टाइम पे इंडिया का मतलब क्या था कि भैया कुछ भी यूज कर लो। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी उस टाइम पर क्या थी, जिसका हम लोग शुरुआत में, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या था सर? भस्म सुना है हम लोगों ने, भस्म क्या होता है? यूज ऑफ भस्मास। ठीक है, भस्मास यूज करते थे मेटल्स के फॉर्म में इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब भस्मास यूज करते थे नैनो पार्टिकल्स ट्रीटमेंट के लिए। कि भाई अब अगर आज भी कोई दवाई अगर आपको ही पता है क्रश कर दी जाए, पैरासीटामोल अगर क्रश करके पियोगे तो जल्दी यूज, मतलब जल्दी इफेक्ट दिखेगा। टैबलेट के फॉर्म पे वो जाके पिघलेगा, बट क्रश करके पियोगे नैनो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में तो जल्दी काम करेगा। इंजेक्शन जो होते जल्दी काम करते हैं, तो वही उस टाइम पे भस्मास थे। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन। अच्छा, अब ये थ्योरी है भैया डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री बेटा ये थ्योरी आपको मिलती है एनसीईआरटी के थ्रू। पेज पलटेंगे एनसीईआरटी में तो शुरुआत में ये सब कहानियां मिलेंगी। अब आइए, जब अब कहानी पढ़ी है तो इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे आपको ये बताने के लिए कि भाई आप इंडियन है, प्राउड फील कीजिए, इसके लिए मुझे ये टॉपिक पढ़ाना था। इसलिए पढ़ाना था क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे क्वेश्चन आते कैसे? केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक। ऑब्वियस है, जैसे तुम नॉट स्टडी फॉर योर ओन सेक, ऐसा नहीं कि तुम्हें भाई साहब पढ़ के ऐसे विद्वान बनना, तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए सर? पारस का पत्थर, क्योंकि भैया पैसा चाहिए। ठीक है, दूसरा घर वालों की डांट नहीं चाहिए, तो भैया तुम्हारा काम क्या होता है? तुमको क्या चाहिए? पारस पत्थर, अमृत चाहिए, फिलोसफर स्टोन चाहिए। ये इसी के लिए पढ़ते हैं कि भैया अमृत मतलब वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जीने का अमृत मिल जाए, अपना पैसा हो, अपना पॉकेट में पैसा, अपने दम पे कमाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, तो भैया किससे पूछने की जरूरत नहीं होगी। पेशेंट का नाम हाँ बोलेंगे कि पापा जा रहे हैं पेशेंट देखने, पता चला पेशेंट के बदले प्रिया को देखने जा रहे हैं या प्रेम को देखने जा रहे हैं, अलग ही लेवल पे जा सकते हो। तो इसी के लिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। इतना क्यों झेल रहे हो? हम लोग इतनी सारी बातें क्यों झेल रहे हो? इसीलिए झेल रहे हो ना, सच्चाई तो यही है। अदरवाइज कौन यार, हाँ कौन केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ी ना आता है। ठीक है, सब लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, और पढ़ो भी, मेन लालच होना भी चाहिए। कौन सी चीज चरक संहिता में डिस्क्राइब नहीं थी? अब बेटा एक्चुअली इस क्वेश्चन टाइप के लिए, क्वेश्चंस के लिए आपको अलर्ट मोड पे रहना है, क्योंकि ये जो चीज है ना, चरक संहिता में देखोगे तो अभी जस्ट आपको अब ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो मैं लिख के देता हूं कि सडनली पेपर, अरे यार ये भी पूछ दिया। इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए ये वाला टॉपिक जो टाइम पास कराया जा रहा है, कुछ लोग लगेगा टाइम पास करा रहे हैं, इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए। अब तुम अभी एक काम करो, एनसीईआरटी पलटो, खोजो कौन कौन सी चीज नहीं थी। आप देखोगे तो भैया चरक संहिता में क्या नहीं मिलता था, क्या मिलता था। आप देखो, आपको दिखाता हूं, ये देखो चरक संहिता में क्या मिला है? नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी मिला है चरक संहिता में। ये तो चलो इधर आ गया। चरक संहिता में, चरक संहिता में भैया आश्वास की बात की गई है। कहां गया? बृहद संहिता में परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की बात की गई है। बृहद संहिता में परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की बात की गई है। तो परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की बात चरक संहिता में नहीं थी, तो यही चीज याद रखिएगा। बाकी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कॉपर, ये भी आपको मिल जाएगा। आश्वास दिखाई दिया मैंने, ये भस्मास दिखा दिया। अगर आपको लग रहा है कि सर चरक संहिता कहां था भाई, मैं एक बार दिखा देता हूं, पता चला किसी को। ये देखो चरक संहिता में आपको क्या दिख जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब तो ये आपको करना था। तो ये क्वेश्चंस बेटा सोच लो अब एग्जाम हॉल में, इसीलिए बोला ये वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा कि चरक संहिता, बृहद संहिता, गंधयुक्ति, नागार्जुन, हाँ कौटिल्य, अर्थशास्त्र, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भैया थोड़ा सा इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, कभी मतलब पूछ सकता है ना भाई। एटॉमिक थ्योरी के फर्स्ट बंदे कौन थे? आचार्य कनाड थे। इन्होंने बोला था महर्षि कश्यप। चक्रपाणी ने मर्क्यूरी के कंपाउंड्स बनाए थे। नागार्जुन भाई साहब कौन से थे? साउथ के बहुत बड़े हीरो थे, मतलब हीरो कह रहा हूं सॉरी, नागार्जुन यार साउथ के, मतलब नागार्जुन कह रहा हूं, साउथ के नहीं भाई, मतलब इंडिया के बहुत बड़े अपने पास उस टाइम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने भाई साहब उस टाइम पर मरकरी के कंपाउंड्स बनाए थे, उस टाइम पर बहुत सारे रिसर्च किए थे। नागार्जुन को जरूर याद रखिएगा। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ
केमिस्ट्री आपको क्या दिखेगा, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हाँ, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, प्रिजर्वेटिव, ड्रग्स, पॉलीमर्स, मतलब केमिस्ट्री तो हर एक जगह है यार। आज के टाइम पे तुम कुछ भी उठा लो, हर एक चीज, पानी से लेके भैया कुछ भी उठा लो, सब जगह केमिस्ट्री ही मिलेगा। तो भैया डॉक्टर बनोगे तुम भी केमिस्ट्री ही यूज करोगे। बायो केमिस्ट्री पढ़ते हो तुम, क्या पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो और उसका इलाज केमिस्ट्री से करते हो, ठीक है, यही तो होता है। बॉडी ह्यूमन बॉडी है तो बायो से आप क्या करते हो, केमिस्ट्री का यूज करके उसका इलाज करते हो कि ये पैरासीटामोल है, ये एस्प्रिन है, ये केमिकल डालो दवाई के फॉर्म में, पिलाओ इंजेक्शन, हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर को मैं क्या ही बताऊं। हाँ, इसमें से जो एनसीईआरटी में लाइंस दी गई हैं, जैसे सिस्प्लेटिन बताया गया है। सिस्प्लेटिन बेटा आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो पता भी चल जाएगा, साइंटिस्ट का नाम रोजनबर्ग था। यूजफुल होता है कैंसर थेरेपी के लिए। एक और दवाई होती है जिसका नाम होता है टैक्सोल, टैक्सोल भी यूज होता है कैंसर थेरेपी के लिए। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर थेरेपी के लिए यूज होता है। एक दवाई होती है एचजेटी, एजिडोथाइमिडीन। आज के टाइम पे दुनिया में जो सबसे ज्यादा मतलब जिसका इलाज नहीं हो रहा, वो जैसे कैंसर है, जब तक आप उम्मीद करते हैं जब तक आप डॉक्टर बनो, जब तक आप कॉलेज से निकलो, तब तक हम कैंसर का इलाज खोज लें। बट हाँ, अभी के टाइम पे जैसे कीमोथेरेपी हो गया, कैंसर कुछ बहुत बेनाइन स्टेट में होता है, शुरुआत वाले स्टेज में, उसको खत्म करने के लिए कुछ कुछ दवाइयां यूज होती है, जिनमें से सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर के लिए यूज करते हैं, एसजेटी एजिडोथाइमिडीन यूज करते हैं एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। आज के टाइम पे इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन भी केमिस्ट्री वालों नहीं करी है। प्लास्टिक इतना बना दिया, पॉलीथीन इतना बना दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बेटा आप सब इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ते हो, पता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। आ जाओ भैया, ओके, आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो भाई साहब, आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो। सर कैंसर के लिए और एड्स के लिए रेस्पेक्टिवली बताओगे दवाई का नाम। सर यहां उल्टा हो गया, एड्स कैंसर, कैंसर कैंसर, सर कैंसर एड्स, तो यही हमारा नाम हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली का देख लेना, कैंसर एंड एड्स विक्टिम्स के लिए दवाई का नाम बताना है। कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है मतलब डिप्लीशन के लिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs यूज बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल दिया जाता है जो यूज होता है डिप्लीशन के लिए। अब देख, अब भैया एनसीईआरटी में आगे आओगे तो पढ़ने को मिलेगा मैटर। मैटर क्या होता है, दुनिया में आजकल हर एक जगह मैटर चल रहा है, मतलब किसी का लव मैटर चल रहा है, किसी का, हाँ, किसी का कुछ मैटर चल रहा है, किसी का ब्रेकअप मैटर चल रहा है, किसी का कुछ। लेकिन केमिस्ट्री वाले बेटा अलग टाइप के, इनका ये कहना है कि दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता अगर उसके पास मैटर वो है जिसके पास क्या होना चाहिए। मैटर वो है, सर मैटर किसको बोलेंगे, इज दोज which has mass and volume, जिसके पास मास होगा और वॉल्यूम होगा। मतलब सीधा सीधा बात है, मैटर उसको बोलो जिसके पास मास है, वॉल्यूम है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम हो गए, ह्यूमंस हो गए, कोई भी इंसान है सर, कोई भी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है सर, मैटर है। कुछ भी, ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, कुछ भी जो तुम्हें दिख रहा है जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है। बस याद रखना मैटर कौन नहीं है, नॉन मैटर कौन होता है। सर नॉन मैटर कौन है, जो तुम फालतू की चीजों में लगे हुए हो, जैसे सर आपका प्यार जिसके चक्कर में तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इमोशंस जिसके चक्कर में तुम अपना, हाँ, पढ़ाई वेस्ट कर रहे हो, लव, इमोशन, ये सब क्या है। लव का कोई भाई सब, हाँ, साइज तो हो सकता है, शेप हो सकता है, हार्ट बना दो, बट उसका मास कितना है कि सर मैं 2 किलो प्यार करता हूं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है कि सर मैं, हाँ, समझ नहीं रहे सर मैं 10 किलो प्यार करता हूं, ऐसा नहीं होता। इमोशंस का भैया कोई मैटर नहीं बोल सकते, वो नॉन मैटर है, क्योंकि उनका मास है, मास या वॉल्यूम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी चीजें, लव, इमोशन एटसेट्रा। अब कोई बोले कि हार्ट है, हार्ट याद रखना, दिल जो है मैटर है भाई साहब, हार्ट याद रखना, हार्ट जो है वो मैटर होता है सर, दिल जो है वो मैटर है। कैसे सर, उसका मास होता है सर, उसका मास होता है, उसका वॉल्यूम होता है, ऑब्वियस है। अलग बात है साइंस पढ़ने के बाद तुम जिंदगी में अगर तुम ये वाला हार्ट बना रहे हो, देखो मैंने कितना घटिया बनाया यार, हाँ जो भी है, मतलब थोड़ा सा नया, अगर ये बना रहे हो मतलब तुम एकदम भैया, आज के टाइम पे हमारा हार्ट अलग हो चुका है। हम लोगों का दिल जो है, हम लोगों को पता होता है कि 4 अलग अलग वेंट्रिकल, हाँ, अलग अलग ऐसे करके ऐसे ऐसे बना देते हैं, कौन कौन सा एरोटा। अब तो यार दिल में कौन रहता है ये भी पता है हम लोगों को, ठीक है।
अब पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सच्चाई तो पता है ना, ठीक है, कि भैया इतना वेंट्रिकल है उसका, ऐसे ऐसे खुल रहा है, ये कर रहा है, वो उधर से डीऑक्सीजनेटेड, इधर वेन्स आ रही है, उधर आर्टरीज आ रही है, जिंदगी अलग टाइप की चल रही है। तो मैटर भाई साहब आज के टाइम पर क्या करता है, तुम मैटर करते हो, तुम्हारा सिलेक्शन मैटर करता है, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा इमोशन, ये सब मैटर अभी के टाइम पर नहीं करता है। इमोशन मतलब क्या, कि सर नींद आ रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, डजंट मैटर। केमिस्ट्री खुद बोल रही है कि डजंट मैटर। देख लो भैया, चैप्टर एंड हो रहा है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मोटिवेशन एकदम हाई लेवल पे होना चाहिए कि देख लीजिएगा। इमोशन ये सब क्या है, लव ये सब क्या है, तुम्हारे लिए नॉन मैटर है, कि आज के टाइम पर मैटर नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ सुनोगे क्या मैटर करता है। हाँ, दोस्त को फोन करके बोला भाई लड़ाई हो गई जल्दी आ, लड़ाई भी नहीं बोला, मैटर हो गया भाई जल्दी आ। हाँ, ब्रेकअप हो रहा है भाई, मैटर हो गया उसका। भाई साहब यहाँ मैटर का डेफिनेशन ही अलग है, आपने पूरी मैटर की डेफिनेशन बिगाड़ रखी है। मैटर इज व्हाट, जिसका मास और वॉल्यूम होता है उसको मैटर बोलते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा सर। मैटर का, सॉरी, हाँ, मैटर की बात कर रहा था, तो मैटर का भैया थोड़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बता दूं। मैटर का दो टाइप के क्लासिफिकेशन होता है, मैटर का दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, मैटर भी दो टाइप के। अगर आप फिजिकली क्लासिफाई करोगे तो मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन बेटा कितना, ऐसे तो आज के टाइम पर 5 स्टेट होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करी जाती है। बाकी आज के टाइम पर आपको ही पता है, एक प्लाज्मा होता है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्स्ट्रा ज्ञान लेने का अभी टाइम भी नहीं है, तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि प्लाज्मा क्या होता है, अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। भैया अभी उतना टाइम, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जानिए, उन्हीं के बारे में समझिएगा। केमिकल अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो देख के पता चल जाती है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है सर, केमिकल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं, कि भैया यहां पर देखोगे तो यहां पर दो टाइप से, कि भैया आप मिक्सचर हो या फिर प्योर सब्सटेंसेस हो। मिक्सचर का मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा लोग मिल रहे होंगे और वो भी कैसे भी किसी भी रेशियो में। प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही टाइप का इंसान मिल रहा होगा, और प्योर सब्सटेंस को भी डिवाइड करते हैं तो हम लोग किसमें डिवाइड कर देते हैं सर, प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप का होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। इसमें एक ही टाइप के लोग होते हैं, इसमें एक से ज्यादा टाइप के लोग सर फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज्यादा लोग होते हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। सर मिक्सचर कितना हो जाता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो मैटर को अगर आप डिवाइड करो तो भैया फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल सॉलिड लिक्विड गैस, बेटा यहां पर एक टेबल दिखा रहा हूं, उम्मीद करता हूं भाई, हाँ कोई अगर ऐसा है कि जिसको सॉलिड लिक्विड गैस ना पता हो, मतलब भाई कोशिश करना यार, पता होना चाहिए यार। सॉलिड लिक्विड गैस 6-7 क्लास से शुरू हो जाता है। तो भैया यहां पर देख लीजिएगा, सॉलिड किसको बोलेंगे, तो सॉलिड वो है जिसका शेप क्या है, डेफिनिट है। लिक्विड जिसका शेप कंटेनर का शेप हो जाता है, गैस इसका तो शेप क्या, इंडेफिनिट बोल दो। सॉलिड वो है जो फ्लो नहीं करता सर, लिक्विड वो है जिसका भाई साहब फ्लो में होता है। इसीलिए बिकॉज ऑफ फ्लो हम क्या बोल देते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड दे आर नोन एज फ्लूइड्स बोल दिया जाता है। इनको हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं, फ्लूइड्स बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्लो करते हैं, तो इनका नाम क्या रख देते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड एंड गैस का टेंडेंसी फ्लो करने का होता है, तो इन दोनों को एक साथ हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड्स। आराम से बैठ के भैया नोट्स लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना मत सोचिए कि सर नोट्स लिखने का टाइम दो। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स रहता है, गैस का लिक्विड का फिक्स रहता है, बट गैस का भैया कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया जाता है। सर सॉलिड रिजिड होता है, गैस भैया लिक्विड गैस ये सब नहीं रिजिड रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है। इनका जो अट्रैक्शन है, प्यार जो है इनका बहुत हाई रहता है, इसीलिए इनको बोलते हैं ना सॉलिड इंसान है। लिक्विड और गैस वाले देखते हो पिघलते रहते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। सॉलिड जो होता है एकदम भाई साहब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब जो भी है, जो प्यार है भैया बहुत एकदम, मतलब स्पेस काफी कम है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, काफी कम। गैस में देखोगे, लिक्विड में देखोगे, इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। डिफ्यूजन बेटा क्या होता है, डिफ्यूजन को हम बोलते हैं मिक्सिंग होना। गैसेज में मिक्सिंग आराम से अलाउड होती है सर, गैसेज में मिक्सिंग आराम से, सॉलिड का है का मिक्स करने जाए, सॉलिड है भैया, सॉलिड मिक्सिंग नहीं करता है, गैस फटाफट मिक्सिंग करता है। गैस देखोगे भाई साहब, एक रूम में अगरबत्ती जलाओ पूरे घर को महका देगा वो,
ठीक है, अगरबत्ती जलाओगे एक रूम में कहीं जला दो एक कोने में, पूरे घर में भाई साहब लगेगा कि क्या मतलब भक्तिमय माहौल हो गया है। सिमिलर सॉलिड क्या, कहीं पर रख दो पड़ा रहेगा चुपचाप। ठीक है, सॉलिड का कोई डिफ्यूजन नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं। कुछ अपने क्लास में भी या आस पड़ोस में लोग देखा होगा, वो एकदम सॉलिड टाइप रहते हैं, किसी से कुछ बोलते ही नहीं, चुपचाप कहीं रहते चुपचाप, कोई मूवमेंट नहीं, कोई फ्लो नहीं, वॉल्यूम क्या फिक्स्ड है, जहां पड़े चुपचाप पड़े रहेंगे। कुछ होते हैं लिक्विड टाइप, बीच बीच में मिक्सिंग होते रहते हैं, नहीं भी मिक्सिंग होते। और कुछ होते हैं गैस टाइप, अपने घर को छोड़ के बाकी अपने घर में मिलते ही नहीं, दूसरे घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो बेटा इनका मिक्सिंग बहुत तेज होता है गैसेस का। कंप्रेसिबल की बात करोगे तो भैया सॉलिड जो होगा कंप्रेसिबल नहीं होगा, लिक्विड थोड़ा बहुत हो जाएगा, गैस तो पूछो ही मत, जितना कांड सॉलिड नहीं करेगा वो सारा करेगा। ठीक है सर, थर्मल एनर्जी क्या होती है बेटा? टेम्परेचर, बॉडी का अपना मूवमेंट के कारण। मैं बता देता हूं, थर्मल एनर्जी सॉलिड में सबसे कम, इंटरमीडिएट, और थर्मल एनर्जी गैसेस की सबसे ज्यादा होती है। थर्मल एनर्जी की बात करेंगे तो थर्मल एनर्जी के बारे में बता दूं, थर्मल एनर्जी बेटा किसको बोलते हैं, ये देख, थर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं तो ये देख लेना अपने पास। थर्मल एनर्जी बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ constituent particles in a system। मतलब अपने पार्टिकल्स जो मोशन कर रहे हैं, सिस्टम का मोशन नहीं, इसको काइनेटिक एनर्जी मत ले लेना। जैसे मैं मूव करूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी में मूव नहीं भी कर रहा हूं ना तो मेरे बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है, किडनी कुछ काम कर रहा है, भाई आंखें कुछ काम कर रही है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सर मोशन किसके पार्टिकल्स ज्यादा करते हैं? सॉलिड का पार्टिकल तो भैया हिलेगा ही नहीं, लिक्विड थोड़ा बहुत मोशन कर देता है, और गैस सबसे ज्यादा मोशन करता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, देख लो गैस की थर्मल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। मैंने एक और बात बताई तुम्हें फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स क्या होते हैं? सर फ्लूइड्स किसको बोलते हैं? टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइड्स किसको बोला जाता है? जिसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। फ्लूइड्स किसको बोलते हैं? गैस प्लस लिक्विड को हम लोग कंबाइन करके क्या बोल देते हैं? गैस प्लस लिक्विड को कंबाइन करके क्या बोल दिया जाता है? फ्लूइड बोल दिया जाता है। गैस प्लस लिक्विड इज नोन एज फ्लूइड। तो थर्मल एनर्जी, ये देख, कंप्रेसिबिलिटी ये सब तो समझते होगे बेटा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? सर मोशंस में देख लीजिएगा, मोशन में क्या करता है सॉलिड? सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन, मतलब एकदम भाई साहब कोई मोशन नहीं। जैसे होता है ना, बोला ना एकदम सड़ू सा इंसान होगा आपकी लाइफ में, कोई साइड में ऐसा बैठा होगा चुपचाप, हाँ कोई मतलब नहीं। कुछ लोग होते हैं ज्यादा नहीं किसी को टोकते हैं, आजकल के टाइम पे पढ़ाई के टाइम पे वही लोग अच्छे भी लगते हैं, ना तुमसे ज़्यादा बोले, ना तुमको ज़्यादा परेशान करे, ना तुम्हारे बारे में कमेंट करे। मतलब मुझे तो अच्छे लगते थे उस टाइम पे, तो एकदम ही कि हाँ यार ये, मतलब जैसे होता है ना कुछ लोग होते हैं, जैसे कहना नहीं चाहिए बट जैसे मौसियाँ वौसियाँ होती हैं ना, थोड़ा सा वो ज़्यादा बोलती रहती हैं। मौसा लोग थोड़े सही होते हैं एकदम, हाँ चिल बार के बैठे होते हैं, उनको मतलब नहीं पढ़ने का, हाँ ठीक है बेटा अच्छा ही करेगा तुम, मतलब मुझे अच्छा लगता था उनसे बात। अब मौसी वौसी ऐसे आके भाई साहब फालतू का ज्ञान दिए जा रही हैं कि पढ़ लो, मम्मी इतना जोर से पढ़ा रही हैं, इतना पैसा खर्च कर रही हैं, ऐसा कुछ होता है हर एक की फैमिली में। तो वही हालत है। कुछ लोग होते हैं एकदम भाई सॉलिड टाइप, उनको मोशन एकदम भाई साहब कोई ज्यादा, ठीक है बेटा अच्छा किया, बहुत अच्छा, नहीं अच्छा किया कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही करोगे, वाइब्रेशनल सॉलिड। कुछ होते हैं वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशन, जैसे होता है ना कुछ रिलेटिव्स आते हैं जिंदगी में, आके आपकी जिंदगी पूरी हिला देते हैं एकदम दर दर धड़। और कुछ तो होते हैं भाई साहब पीट पाट के भी चले जाते हैं, मम्मी पापा सोच रहे हैं कि बेटा तो हम अपने बेटे को नहीं मारते, वो उल्टा मतलब धाड़ 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 पीट पाट के चले गए। तो भैया इनका मोशन याद रखिएगा, ये सिर्फ वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल रोटेशनल सब करेंगे। डेंसिटी इनकी क्या होती है? हाईएस्ट, इनकी इंटरमीडिएट, और इनकी क्या होती है? लोएस्ट। तो याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सॉलिड लिक्विड गैस 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है आपको। अगर लगे तो भैया एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। सॉलिड के हीटिंग को बेटा मेल्टिंग बोलते, इधर से आधे को फ्रीजिंग बोलते, उधर से वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, इधर से जाने को सब्लिमेशन, इधर से आने को डिपोजिशन, या फिर इसी को डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो ये पीडीएफ भी आपके पास पड़ी हुई है। एब्लिमेशन बोल देते हैं, या फिर इसको सब्लिमेशन भी बोल दिया जाता है। तो ये सब नाम है प्रोसेस के, जो मुझे लगता है कि 9th, यार ये तुम्हें बता रहा हूं यार, हाँ मतलब हंसी आनी चाहिए तुम्हें भी, हाँ हंसी रहोगे जिनको सर ये भी पढ़ा रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैस भी आप बता रहे हो हमें, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, डॉक्टर बनने वाले, क्वेश्चन का आंसर बताओ भैया। मैटर अगर आप डिवाइड करते हो तो भैया क्या क्या होता है? अगर देखोगे तो मैटर क्या होगा?
अगर आप मैटर को डिवाइड करोगे तो मिक्सचर को डिवाइड करोगे तो एक होमोजीनियस है तो दूसरा क्या होगा, हेट्रोजीनियस। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, हेट्रोजीनियस। ए का वैल्यू क्या, अबे क्या ही क्वेश्चन रहा, फिर तो ऐसे ही हो गया। चलो हेट्रोजीनियस। दूसरा बी क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। बी क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है, बात सही है। सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, रीजन क्यों डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, इनका प्यार ऐसे हिल फिल नहीं जाता, एकदम भाई साहब डेफिनेट रहता है, एकदम डेफिनेट रहता है, एकदम भाई साहब कोई एक दूसरे के एकदम इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है। गैस कैन इजिली बी कंप्रेस्ड, बेटा वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट कर लो। गैस कैन इजिली बी कंप्रेस्ड, सर इनके पार्टिकल्स का गैप बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, कैन आराम से कंप्रेस हो जाता है। ऑन हीटिंग सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू, ऑन हीटिंग सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू किसमें, लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चला जाता है। बहुत बढ़िया, ये स्टेटमेंट सही है। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अरेंजमेंट जो होता है अलग अलग पार्टिकल्स का सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंट होता है, बट हीटिंग का अरेंजमेंट से क्या लेना देना, मतलब वो अलग लाइन है, ये अलग लाइन है बेटा, तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये इसको कहां से एक्सप्लेन कर रहा है कि सॉलिड का मतलब हीटिंग करने से सॉलिड का अरेंजमेंट चेंज आता है, बस ये बता रही है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। जैसे इससे पहले वाले में देखो, ये इसका रीजन है, क्यों, क्योंकि कंप्रेस करने का रीजन बता रहा है, यहां पर कोई रीजन नहीं बता रहा। मेनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस, क्यों, क्योंकि सर मेनी एलिमेंट्स हैव, जैसे क्लोरीन हो गया इन सब की, क्यों, क्योंकि इनके आइसोटोप्स होते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देख ले बेटा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देख रहा है क्वेश्चन तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा बेटा, चैप्टर एंड हो रहा है, चैप्टर अब एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो तुम भी अब देख लो। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पता भी नहीं था। एटम इज व्हाट, इंडिविजिबल, एटम और इंडिविजिबल। सर एटम्स डिस्ट्रॉयड नहीं, एटम्स इज वेरियस एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज नहीं। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे केमिकली क्लासिफाई करते हो, तो केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को हम लोग कितने पार्ट में तोड़ते हैं बेटा, देखो मैटर को हम लोग तोड़ते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब यही है कि भैया एक ही टाइप का, अगर पानी है तो सिर्फ पानी 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 के मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर भैया मिक्सचर है तो भैया उसमें क्या होगा, एक से अलग अलग। सर मिक्सचर में भी एक होमोजीनियस होता है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, और एक होता है हेट्रोजीनियस होता है सर जिसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, नॉन यूनिफॉर्म रहती है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सर प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स होते हैं, और इसके केस में क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स मिले, सिमिलर टाइप के एटम्स, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है सर, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है सर, हीलियम एक एलिमेंट है, एक ही टाइप का मिलेगा। आयरन एक एलिमेंट है। एलिमेंट वो है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स मिले। कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक से अलग टाइप के एटम्स मिले, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को क्या बोल दिया जाता है, कंपाउंड्स, एक से अलग टाइप के एटम्स। यहां सिमिलर टाइप के एटम्स मिलेंगे तो एलिमेंट्स, यहां अलग अलग टाइप के एटम्स मिलेंगे तो इसको कंपाउंड्स। कोई बोले सर अलग अलग है तो प्योर कैसे हुआ, बेटा यहां फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होता है। दूसरी बात, पानी देखोगे तो सिर्फ पानी 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 ही मिलेगा, तो भैया प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है सिर्फ प्योर। यहां क्या होगा, मिक्सचर में भैया दो तीन लोग बिना किसी डिफाइंड रेशियो के चुपचाप चिपके चले जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखोगे तो भैया मिक्सचर को देख लो कैसे डिफाइन करते, बेटा मिक्सचर आर डिफाइंड विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, देख लीजिएगा। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट हैज ओनली वन फेज। सर जैसे आप चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें क्या हो रहा होता है कि सर इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। सर ये क्या है, ओनली वन फेज, मतलब पूरा सब कुछ एक साथ डिसॉल्व हो चुका होगा, इसको आराम से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सर ये होमो का मतलब सेम, जैसे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, क्या एग्जांपल दिया है यार, क्या एग्जांपल दिया है। ऐसे तो मैंने भी गलत कलर लिया है, लेकिन चलो यार मीनिंग समझो। इसको अल्कोहल और पानी को मिला दो, या मतलब मिलाओ मत, तुम अभी मत मिलाओ, ठीक है ना। उसके पहले कबीर सिंह मत बनो, अभी कबीरा सिंह मत बनो, वो कॉलेज में जाके पहले तो तुम लोगों को देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, अल्कोहल प्लस पानी को मिला दोगे बेटा आप, होमोजीनियस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल, एकदम सब कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में देखेंगे तो हम लोग जो बनाते हैं उसमें देखोगे तो वहां पर क्या हो रहा होता है
वहां पर भैया नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चीनी पानी का सॉल्यूशन तुम्हें घर वाले बोल दें कि बेटा बनाओ चीनी पानी का सॉल्यूशन, चाय बनाओ, ठीक है, अगर उसमें चीनी अलग से डालोगे, देखो कितना भी स्टीयर कर लो ऐसे घुमा घुमा के, चाय में देखोगे ना गलती से चीनी छूट जाए तो गर्म चाय की कप में चीनी मिला के देख लो। मेरे साथ तो मोस्टली होता है, मैं जितना चाहे स्टीयर कर लूं, और खासकर दूसरों के घर पे ज्यादा होता है, ठीक है। अब वो ला के दे दिया, उनको लगता है कि हाँ मतलब चीनी पता नहीं कितना लेते कितना नहीं, तो आजकल लोग स्टैंडर्ड में होता है ना कि बिना, सब लोग आजकल कि कम चीनी पीते हैं, कि भाई साहब अफवाह है चीनी पीने से आदमी, मतलब जो भी है। तो अब चाय मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं कि भाई घुल जा घुल जा घुल जा, पूरी चाय पी जाता हूं, लास्ट में मिलता है चीनी जब चाय खत्म हो चुकी होती है। मेरे साथ ये मोस्टली होता है, तुम लोगों का पता नहीं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यही होता है, नॉन यूनिफॉर्म, ऊपर बट फीका फीका पी गए, नीचे आए तो मीठा हो गया। इसमें भैया आराम से 2 से ज्यादा फेजेस होते हैं, एक सॉलिड रह जाता है, एक लिक्विड हो जाता है, इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो 2 टाइप के मिक्सचर है बेटा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, दोनों में 1 से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स मिलाए जा रहे हैं। एक में यूनिफॉर्म मिल गया तो होमोजीनियस, एक में नॉन यूनिफॉर्म मिला तो हेट्रोजीनियस। बेटा इसको लिखना है तो भैया लिख सकते हो, बाकी ये पीडीएफ बेटा आराम से सेव कर लेना, आराम से यूज करते रहना। बता सकते हो, क्वेश्चन बताओ, जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन बताओ क्या होगा। सर कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। बात तो सही कह रहा है ये लड़का, फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, अल्कोहल और पानी को ऐसे हवा में हाथ लगा के अलग नहीं कर सकते। कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एज दिस कंपोनेंट्स रेड टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। नहीं यार, कंपाउंड थोड़ी ना बनाता है ये होमोजीनियस, ऐसा थोड़ा अल्कोहल प्लस पानी कुछ नया बना देगा, नहीं। एसर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। एसर्शन तो सही है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, पानी और अल्कोहल का अगर सॉल्यूशन आपने बनाया है तो वो भैया नया कंपाउंड नहीं बनाएगा, बट हाँ यूनिफॉर्म होगा, उसको आप हाथ से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब आते हैं प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर। प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे, प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस किस तरह से होते हैं, देखो ये इनका क्या होता है, इनकी कहानी सुनना। इनका क्या होता है कि सर इनका फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स की बात करोगे तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के एटम्स हो सकते हैं। जैसे देखो, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। अगर एटम एलिमेंट जो होता है, दिस पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल। एलिमेंट जो होता है ना बेटा, एलिमेंट वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एटम, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन होगा, कॉपर होगा तो कॉपर होगा, एक ही टाइप के एलिमेंट होंगे, एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे, उनको हम बोल देते हैं कि भैया ऐसा होगा, ठीक है। ये देख लो, जब 2 से अलग अलग टाइप, व्हेन 2 और मोर atoms of different elements combined together in a definite ratio, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड बनता है। उस केस में क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड के कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स को आप अलग नहीं कर सकते, कंपाउंड के कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स को आप अलग नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। जैसे H2O बन गया तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। सर ये देख लीजिएगा, कंपाउंड्स में जब भी देखेंगे, कंपाउंड्स में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो डेफिनेट रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल से अलग होती है। तो ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की, कि भैया कंपाउंड्स में जो होता है वो एलिमेंट्स का, एटम्स का रेशियो फिक्स्ड रहता है, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती है उनसे अलग होती है। जैसे आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिखेगा, हाइड्रोजन कंबसन को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन कंबसन को सपोर्ट करता है, ये कंबस्टिबल है। हाइड्रोजन में भैया आग लगती है, ऑक्सीजन भैया हेल्प्स इन कंबशन। लेकिन इन दोनों का कंपाउंड बना दो, कौन सा सर, H2O। ये क्या करता है सर, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आग बुझाने का काम करता है। देख रहे हो, बोलते हैं ना, तो देख लो, हाइड्रोजन कंबस्टिबल, ये आग लगाता है, ये हेल्प करता है, वो बोलता है नहीं हम बुझा देंगे। तो इन दोनों से मिलके बना है, वो कंपाउंड है, ये एलिमेंट्स हैं। वो कंपाउंड है, वो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। चलो बताओ, इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है, कौन सा मिक्सचर नहीं है। सर क्या होगा, मिक्सचर का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर अलग अलग लोग कोई भी किसी भी रेशियो में मिक्स हो गए। गैसोलीन का मतलब क्या होता है बेटा, गैसोलीन का मतलब क्या होता है, गैसोलीन का मतलब सर पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर ना गैस जो आती है ना, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स होती है। एलपीजी देखोगे उसमें मिक्स होती है। आयोडाइज टेबल सॉल्ट, नाम से ही पता चल रहा है आयोडीन प्लस टेबल सॉल्ट है।
कौन से स्टेटमेंट्स आर ट्रू? एलिमेंट्स के पास कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड, क्या होगा, कौन से स्टेटमेंट सही हैं बता सकते हो? कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट, ऑब्वियस है केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे आपके सामने है H2O को आप तोड़ दोगे, H2 प्लस हाफ O2 में आप तोड़ सकते हो, केमिकली इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी बोल देते हैं सर, सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। सर सारे के सारे टॉपिक्स में ये देख लो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो भाई साहब। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ दिस। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट एक दूसरे के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप इसका एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोमीन आर द प्योर सब्सटेंसेस, गोल्ड प्योर है। मेटल, नॉन मेटल्स आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन वेरिएशन इन प्रॉपर्टी। दोनों स्टेटमेंट सही है। मेटल, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी पे डिसाइड होता है। मेटल क्या होता है, शाइनिंग कर रहा होता है, सोनोरस होता है, बहुत सारी लस्ट्रस होता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए, सही हो गए। साथ साथ में क्वेश्चन करके खत्म कर लो। ब्लड क्या होता है सर, ब्लड में क्या होता है सर, उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ब्लड क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा भाई साहब। हर एक आदमी का अपना अपना ब्लड, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि इतना ही होगा। चलो भाई साहब, तो कहानियां खत्म हुई, फाइनली हमारी कहानियां फिनिश हुई। एनसीईआरटी की वो जितनी छोटी छोटी कहानियां थी वो सब हम लोगों ने फिनिश कर ली हैं। एक दो चीजें हैं जो मुझे बतानी है, जैसे कुछ बेसिक मैथ्स में, ऐसे तो सर ने बताया होगा, बट बेसिक मैथ की एक दो चीजें मुझे बतानी है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है बेटा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस की एक बेसिक बात याद रखना। जैसे कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे देख लो, 10 की पावर -1 को बेटा डेसी बोलते हैं, डेसी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। 10 की पावर -2 को हम क्या बोलते हैं, सेंटी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सी से। 10 की पावर -3 को हम नीली बोलते हैं, पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। 10 की पावर -9 को नैनो बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एन से। 10 की पावर -12 को पीको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सर 10 की पावर -15 को हम क्या बोलते हैं, फेम्टो बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सर स्मॉल एफ से। और भी होते हैं लेकिन हम लोग उसको 15 तक याद रखते हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा। सिमिलरली अगर 10 की पावर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेका बोलते हैं, डी ए लिख दिया जाता है। 10 की पावर अगर 2 है तो क्या बोलते हैं, हेक्टा बोल देते हैं, तो एच हो गया। 10 की पावर 3 है तो किलो बोल दिया, किलो, ये कैपिटल में हो जाता है। 10 की पावर 6 है तो इसको क्या बोल देते हैं, मेगा बोल देते हैं। 10 की पावर 9 है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गीगा बोल देते हैं, गीगाबाइट्स। 10 की पावर 12 है तो टेरा बोल देते हैं, टेराबाइट्स, अभी तक इंटरनेट की स्पीड मैक्सिमम। 10 की पावर 15 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटा, कैपिटल पी। अब ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं, जहां भी यूज होते हैं वहां पर लाइफ थोड़ी सी बदल देते हैं। मतलब लाइफ बदल देते हैं कैसे, देखो इनका कन्वर्जन याद रखना, कैसे कन्वर्जन होता है। जैसे ये देख लो, ये जो कन्वर्जन है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बेसिक मैथ है, ऑलरेडी आपको यूनिट डायमेंशन बताई गई है, वहां पर चीजें आती हैं। जैसे मैं कहीं लिख रहा हूं 1 डेसीमीटर, डीएम, 10 की पावर -1 मीटर लिखूंगा। 1 डेसीमीटर क्या लिखूंगा, 10 की पावर -1 मीटर। अब बेटा डेसी का मीनिंग, अब देख लो, इधर से इधर आए, कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 1 से। बेटा याद रखिएगा, अगर मैं यहां 1 मीटर करूंगा ना, तो ये पता है सर, ये 10 की पावर -1 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 की प्लस। आपको ये वाली कन्वर्जेंस आनी चाहिए। अगर कहीं बोल रहा हूं मैं 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब कितना हो गया बेटा, 9। सर 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, अगर 1 मीटर लेके आएंगे तो 10 की पावर +9 नैनोमीटर। तो ये कन्वर्जेंस आनी चाहिए। अगर मैं कहीं बोल रहा हूं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज व्हाट, 10 की पावर 3 मीटर। तो 1 मीटर इज व्हाट, सर ये कहां चला जाएगा, 10 की पावर -3 किलोमीटर। तो ये कन्वर्जन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे
कहीं भी आप देखोगे नैनो, किलो, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर इन सब में, तो आप चीजों को रिलेट करो। मान लो कहीं पर दिया हुआ है कि सर 1 मेगाग्राम, 1 मेगाग्राम मतलब 10 की पावर 6 ग्राम, मेगा मतलब 10 की पावर 6, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा बेटा, इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो तो 10 की पावर -6 मेगाग्राम हो जाता है। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस बेटा ऐसे यूज किए जाते, इनके आपस में रिलेशंस को डिफाइन करने चाहिए। कैसे, जैसे मान लो कहीं पर कुछ दिया हुआ, कहीं पर कुछ दिया हुआ है, देख लेना, अगर तुम्हें 1 नैनोमीटर दिया है और कोई मुझे बताओ इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, 1 नैनोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, नैनोमीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो नैनोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहली बात 1 नैनोमीटर को कितना लिखेंगे? अब मैं इतना लिख रहा हूं, ये देख लो सर, अब यहीं पर बगल में मैं क्या करूंगा, 1 किलोमीटर कितना होता है बेटा? सर 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर इतना होता है, तो 1 मीटर की वैल्यू इतनी। सर ये देख लीजिए, सर क्या इसको 1 नैनोमीटर को 10 की पावर -12 किलोमीटर लिख सकता हूं? तो ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए। आपको अगर कोई बोल रहा है कि भैया आपको कन्वर्जन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस का, तो ये रिलेशन आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करते? कहीं पर दिया हुआ है 4 पिकोग्राम दिया है, 4 पिकोग्राम दिया है, कोई पूछ दे नैनोग्राम में बताओ। अगर 4 पिकोग्राम दिया है, नैनोग्राम में पूछ दे, तो पहले तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। पिकोग्राम है तो पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 ग्राम, पिको मतलब ये। अब नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 नैनोग्राम बेटा कितना कहलाएगा, 10 की पावर -9 ग्राम। सर यहां पर 1 ग्राम को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर +9 नैनोग्राम लिख सकते हो। इससे ये लिख पाओगे, इससे ये लिख पाओगे। और जैसे ही तुमने ये किया, 1 ग्राम को बेटा 10 की पावर +9 ग्राम लिख सकते हो, नैनोग्राम सॉरी, 10 की पावर +9। बेटा देख लो 4 × 10 की पावर -3 नैनोग्राम आ गया। 4 पिकोग्राम को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 10 की पावर-3 नैनोग्राम लिख सकते हो, तो हो जाएगा। तो ये छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ये ध्यान रखिएगा। डन। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस इसको बोलते हैं। राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है बेटा, कि आपको कैलकुलेशन आसान करनी होती है तो आप चीजों को राउंड ऑफ करते हैं। मतलब आप जिसको हटाना चाहे, मतलब उसको देख लो, जैसे आप किसी नंबर को हटाना चाहते हैं, मान लो ये दिया होगा मुझे 12.896 दिया है। अब मुझे यार कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। ऑब्वियस है मैं इसको राउंड ऑफ अब 13 कर सकता हूं या फिर 12.9 भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। अब कोई बोले 13 कैसे कर दे रहे हो, 9 13 कैसे कर दे रहे हो, 12.9, तो उसका रीजन बताता हूं। राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं हम, सिंपल सा देखते हैं, डिजिट टू बी रिमूव्ड। आप ये देख लो, जिसको भी हटा रहे हो, ध्यान से देखना, डिजिट टू बी रिमूव्ड, अगर जिसको भी आप हटा रहे हो अगर वो <5 है तो भैया प्रीसीडिंग डिजिट में देख लो, चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट, उससे पहले वाले नंबर में क्या चेंज होता है, चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट। ध्यान से देखिएगा, चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट। सर ये जिस नंबर को आप हटा रहे हो अगर वो <5 है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोई चेंज नहीं, आप उससे पहले वाले में कोई चेंज नहीं करोगे। अगर भैया क्या बोल दिया जाए, <5 बोल दिया जाए, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कितना ऐड कर देते हो आप, +1 ऐड कर देते हो। मतलब जिस नंबर को आप हटा रहे हो अगर आप उसको देखोगे तो अगर वो <5 है, +1 ऐड कर दो। तीसरी बात, अगर इक्वल टू 5 है, ध्यान सुनिएगा, अगर इक्वल टू 5 है और इसके साथ एक कंडीशन है कि अगर ये इक्वल टू 5 है एंड द लास्ट डिजिट, इट्स लास्ट डिजिट, इट इज लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, अगर इक्वल टू 5 है और ये लास्ट डिजिट ऑफ नंबर है, इक्वल टू 5 है और लास्ट डिजिट ऑफ नंबर है, तो भाई देख लो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर है तो यहां पर देख लो प्रीसीडिंग डिजिट, इफ प्रीसीडिंग डिजिट, अगर भैया देख लेना अगर लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, तो सर कोई चेंज नहीं, तब कोई चेंज नहीं। और अगर भैया सर नो चेंज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। और अगर इसके अंदर अगर प्रीसीडिंग डिजिट, देख लीजिएगा बेटा, एक एक लाइन में समराइज कर रहा हूं,
बहुत छोटे छोटी चीजें हैं, आप सब लोग और कुछ जाने चाहे ना जाने 11th क्लास से ये तो जान रहे होंगे। अगर ये ऑड है तो इस केस में क्या होता है, ऐड +1। इस केस में आप +1 ऐड कर देते हैं। अगर भैया 5, ये देखो अगर जो इसको हटा रहे हो अगर वो 5 है एंड इट्स नॉट अ लास्ट डिजिट, इट्स नॉट द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, तो भैया उस केस में आंख बंद करके, उस केस में सीधा सीधा आंख बंद करके ऐड +1, उस केस में सीधा सीधा आंख बंद करके ऐड +1 कर दो। देख लो जैसे मैं अब राउंड ऑफ करना सिखा रहा हूं, जैसे मैंने बोला, देख लो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं 13.421 है, मैं बोल रहा हूं भाई मुझे ना इतना ज्यादा मत लेके आओ, मुझे ये हटा दो, ये 2 और 1 हटा दो। 2 हटा रहे हो सर, कोई चेंज होगा क्या? लेकिन अगर यहीं पर 13.481 होता तो बेटा 8 को हटाने जाते, सर ये क्या हो जाता? अगर यहीं पर 13.45 होता, मैं इस 5 को रिमूव करता बेटा, अगर इस 5 को रिमूव करता कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर यहीं पर 13.55 होता, इसको रिमूव करता, अगर मैं इसको हटाता हूं तो याद रखिएगा अपने से प्रीसीडिंग डिजिट में, सर देख लो सर लेस देन 5 पे कोई चेंज नहीं, 2 है कोई चेंज नहीं, 8 है +1 कर दिया। देखो प्रीसीडिंग डिजिट मतलब अपने से पहले वाले में +1। सर इक्वल टू 5 है, अगर वो लास्ट डिजिट है, अगर वो लास्ट डिजिट है तो देख लो प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा है, इवन है कोई चेंज नहीं, ऑड है सर +1। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, अगर ये देख लेना, अगर मैं ऐसा लिख देता, सर ये लिखता और मैं इसको अब रिमूव करूंगा तो इसमें हमेशा आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा। अगर मैं ऐसा लिख देता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सर ये देख लो, अगर इसको रिमूव करने जाता तो भैया इसका आंसर हमेशा ही ये आएगा, ये देख लो। इसीलिए मैंने देखा इक्वल टू 5 की कंडीशन याद रखना, इक्वल टू 5 वाली कंडीशन याद रखना। इक्वल टू 5 पे भैया देख लो, अगर वो लास्ट डिजिट है तब तो उसके पहले वाले नंबर को चेक करते हैं, अगर वो बीच में है तब फिर उसको चेक नहीं करते, सीधा +1 ऐड कर देते, सीधा +1 ऐड कर देते। तो राउंडिंग ऑफ बेटा ऐसा होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप फिर से फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ा दे रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स फिजिक्स में भी आएगा, मैं ही पढ़ा देता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बोलते हैं कि जो मीनिंगफुल है, जिसका मीनिंग है, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसको बोला जाता है कि आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे अगर इसके कुछ सिंपल से रूल्स होते हैं बेटा, इसके रूल्स क्या होते हैं कि जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, पहला रूल क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि भैया सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या होते, सिग्निफिकेंट होते, इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। रूल 2 देखोगे तो रूल 2 क्या कहता है, सर जीरोस बिफोर या फिर और लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट, उससे पहले लेफ्ट में जितने भी जीरोज होते हैं आर नॉट सिग्निफिकेंट। उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो तुम्हें ये दिया है 0.00041 दिया, अब बेटा इसको तुम चाहो ना, तो इसको तुम चाहो तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कोई काउंट करने को बोले तो ये जितने भी लेफ्ट वाले नॉन जीरोज हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इनको काउंट नहीं करते। इसमें कोई पूछेगा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका कोई पूछ दे कि सर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे कितना हो गया 2, कितने हो गए 2। क्यों? क्योंकि इसको बेटा आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁻⁴, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका ये लेफ्ट वाले जीरो जितने भी होते बेटा वो नॉन सिग्निफिकेंट होते, उनको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आप कभी भी उसको क्या कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। रूल नंबर 3 देखना, रूल नंबर 3 क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि भैया आप जीरो जितने भी होंगे, जीरोस इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरोज हैं, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, उस केस में वो क्या होंगे, बीच वाले सिग्निफिकेंट होंगे। सर जितने भी बीच वाले होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 4 याद रखिएगा, जीरोस एट द एंड आर सिग्निफिकेंट एट द एंड और राइट मोस्ट साइड, लेफ्ट वाला तो नहीं होता है, राइट मोस्ट साइड ऑफ
लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट provided there is a decimal in number। अगर डेसिमल है तब तो भैया सिग्निफिकेंट होंगे, और डेसिमल नहीं है तो भैया वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे ये देखो 1200 लिखा हुआ है बेटा, 1200 में ना अगर आपसे कोई पूछ दे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अगर यहीं पर 12.00 लिख देता या फिर इसमें 1200.0 लिख देता तो बेटा देख लो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते यहां पर 4 होते और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 होते। एंड वाले जीरो बेटा तभी कंसीडर करना है जब वहां पर डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल नहीं होगा तो एंड वाले जीरो को हम कंसीडर नहीं करते। कहीं पर भी अगर 800 लिखा हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछे तो 1 लिखा है, लेकिन वहीं पर 800.00 लिख दे तो बेटा इसमें सारे सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे, फिर वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो जीरोस एट द एंड या राइट मोस्ट साइड तभी सिग्निफिकेंट होते हैं जब देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, अदरवाइज राइट हैंड साइड वाले भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले भी नहीं होते, राइट हैंड साइड वाले भी नहीं होते, बीच वाले तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक लास्ट रूल क्या, रूल नंबर 5, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स काउंट कर रहे हो, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हैव परफेक्ट नंबर। जैसे आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 काउंट करोगे, जैसे मान लो आदमी काउंट करो तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे। मान लो घर में कितने लोग रहते हैं, अभी जैसे कोई जनगणना वाले आएंगे तो पूछेंगे ना कितने लोग, तो 4 5 ऐसे बताओगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 बताओगे और छोटा भाई उसको आधा काउंट कर लो, 4.5 तो नहीं बताओगे। जब भी आप काउंटिंग, मेरे से कोई पूछे मेरे हाथ में कितने पेन है, 1 होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक भूतिया पेन है इधर सर, ऐसा नहीं होगा। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कभी करते हो परफेक्ट नंबर आता है, सो दे कैन हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे हो तो उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहीं लिख दिया 2 पेन्स, अब बेटा इसमें कोई पूछ दे तो इसको मैं 2 लिखूंगा तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1। लेकिन मैं इसको लिखने को चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 2.0। मैं क्या लिख सकता हूं 2.20, 2.000, क्योंकि बेटा अब ये काउंटिंग है, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं है कि सर इसमें कोई चेंज हो सकता है, तो इसको आप परफेक्ट नंबर बोलते हो। तो सर इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना भी ले सकते हो, कितना भी कर सकते हो। जैसे आप कहीं कॉपी लेने गए तो आप बोल रहे हो सर 4 कॉपी है, 4 कॉपीज, तो 4 ही होगा सर। 4.0 भी लिख सकते हो, 4.00 भी लिख सकते हो, क्योंकि आप 4 ही कॉपी लेके बैठे हो। 5वें का कोई ऑप्शन है नहीं कि सर 4 में से एक 5वां निकल रहा है, नहीं। तो 4 कॉपीज अगर आपने बोल दी, ये परफेक्ट नंबर्स होते हैं बेटा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2। अब मर्जी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सर 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सर 4, ऐसे करके इनफाइनाइट हो सकते हैं। जब आप काउंटिंग करते हो ना तो उस टाइम पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल जान जाओ। एडिशन करते टाइम अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कारण जो आंसर दिया जाता है, आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन लीस्ट डेसिमल प्लेस of the given numbers undergoing addition और subtraction। जितने भी लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें से जिनका भी लिस्ट डेसिमल प्लेस है उसी में आंसर देना चाहिए। मतलब अब तुम बोलो सर एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो, बेटा अब देखो एनसीईआरटी में दिया है इसीलिए बता रहा हूं। अगर तुम्हें एग्जाम में ऐसा दे दिया जाए 2.004, 3.1, 4.02, अगर मैं एडिशन करने के लिए बोलूं तुम हंसोगे कि सर इसका एडिशन करवा रहे हो मेरे से, मतलब इतना लल्लू समझे हमको। सर ऐसा नहीं है, तुम इसका आंसर देने जाओगे ना, आप आंसर ये नहीं लिख सकते। अगर तुमने आंसर ये लिख दिया मतलब समझ जाओ गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर लिखने जाओगे तो पता है बेटा करेक्ट आंसर किस में होगा, ये देख लो करेक्ट आंसर क्या होगा। जब भी एडिशन करते हो, यहां कितने डेसिमल प्लेस हैं, यहां 3 डेसिमल प्लेस हैं,
आप क्या करो, देखो किस किस नंबर को आप ऐड कर रहे हो, किस किस नंबर को ऐड करो, 3। यहां पर कितना डेसिमल प्लेस है, 1। यहां पर कितना डेसिमल प्लेस है, 1। यहां पर कितना डेसिमल प्लेस है, 2। 2 है ना। तो आपका आंसर किसमें होना चाहिए बेटा, आंसर शुड बी किसमें होना चाहिए, आंसर शुड बी लीस्ट डेसिमल प्लेस। सबसे कम डेसिमल प्लेस कौन सा है, 1 का। तो मैं इस 24 को क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, तो राउंडिंग ऑफ लगाऊंगा, 2 और 4 हट जाएगा, 9.1 आंसर आ जाएगा। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी करते तो हम जो भी आंसर देते वो लीस्ट डेसिमल प्लेस में देते। आंसर याद रखिएगा, लीस्ट डेसिमल, यहां 3 डेसिमल प्लेस है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो मैंने क्या किया, मैंने आंसर 1 डेसिमल प्लेस में दिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में 1 डेसिमल प्लेस में देना। सर दूसरा, अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, अगर आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करते हो, तो उस केस में याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करोगे तो उस केस में क्या याद रखिएगा, यहां पर आंसर जो दिया जाता है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आंसर शुड बी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर किसमें होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आउट ऑफ गिवन नंबर्स। जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, आंसर ऐसे भी टिक मार सकता हूं। मान लो मैंने आंसर दिया 1.379 इंटू 2.21, अगर मैंने ये आंसर दे दिया, तुम बताओगे इसका आंसर भाई साहब कितना आएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे, अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो, अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो देखो इसका आंसर कितना आएगा। कैलकुलेट करोगे 1.379 इंटू 2.21, 3.04759। बट क्या इसका करेक्ट आंसर, अगर तुमसे कोई पूछेगा तो करेक्ट आंसर बेटा किसमें होगा, करेक्ट आंसर किसमें होगा, देख लो। सर आपसे कोई पूछे तो यहां पर कितना डेसिमल प्लेस है, यहां पर है भैया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर 4 है, यहां पर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर शुड बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देख लो आंसर क्या आएगा, इसको हटा दूंगा, इसको एलिमिनेट करूंगा। सर बगल में क्या है, 7, राउंड ऑफ करूंगा, 7 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो राउंड ऑफ कर दूंगा, हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम डेसिमल प्लेस देखते, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते टाइम हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन टाइम हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। पक्का हो जाएगा सर। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हमारे पास आता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ये सारे एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे आपको, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ठीक है ना। प्रिसीजन और एक्यूरेसी मिल जाएगा। प्रिसीजन और एक्यूरेसी बेटा आपको एक सिंपल सी चीज है। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज। आप अगर कोई मेजर करने गया, वो गलत मेजर करे चाहे सही मेजर करे, सर अगर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम मेजर करने गया अगर उसकी वैल्यू 8.01 एम है, सेकेंड टाइम मेजर करने गया क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज 8.02 एम है, थर्ड टाइम मेजर करने गया, देख लो ये प्रिसीजन वाला आंसर है। क्यों, क्योंकि एकदम भाई साहब पास पास चल रहा है, ये प्रिसीजन वाला आंसर है। सर ये देख लो 7.99, ये प्रिसीजन वाला आंसर है। इसका देखोगे 8.01, देख लो सर ये प्रिसाइज्ड है, क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज आसपास आ रही है, इसको बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू। जैसे कोई बच्चा टेस्ट दे रहा है, पहले टेस्ट में आए 301, फिर 302, फिर कितने आए 300, 301, ये क्या है, प्रिसाइज नंबर है। लेकिन एक्यूरेट का मतलब क्या होता है सर, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड वैल्यू क्लोज टू एक्यूरेट ट्रू वैल्यू, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके पास। मान लो किसी का लेंथ है 10 मीटर, सर इसका प्रिसीजन है, ये प्रिसाइज्ड वैल्यू, लेकिन ये इसका ओवरऑल देखोगे तो 8 ही मीटर के आसपास ये पहुंच रहा है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू 10 मीटर है, अगर आपका ट्रू वैल्यू, ये देखो अगर आपका ट्रू वैल्यू बेटा 10 मीटर है, तो क्या मैं जो ये बंदा कैलकुलेट कर रहा है ये एक्यूरेट है क्या, नहीं। ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट के लिए क्या होता है कि एवरेज वैल्यू जो होनी चाहिए, एवरेज वैल्यू जो होनी चाहिए क्लोज टू ट्रू वैल्यू। जैसे मान लो एक दूसरा बच्चा गया, वो बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में मेजर किया 10 मीटर, बहुत बढ़िया। सेकंड अटेम्प्ट में मेजर किया 10.5 मीटर, बहुत बढ़िया। थर्ड अटेम्प्ट में मेजर किया भाई साहब कितना, 9.5 मीटर। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में गए तो हमने मेजर किया 9.8 मीटर। फिफ्थ में गए तो वहां मेजर किया 10.2 मीटर। अगर आप इसका एवरेज कर दो, इस स्टूडेंट का
एवरेज करो, एवरेज वैल्यू निकालोगे सर 10 मीटर आएगा। मतलब ये बंदा क्या है, एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है। क्या ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज नहीं है। सर इसका एवरेज वैल्यू निकालो, इसका एवरेज वैल्यू निकालो, एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर। सर ये प्रिसाइज तो है, ये प्रिसाइज है, ये बंदा प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। सर एक्यूरेट नहीं है, क्यों, क्योंकि 10 मीटर के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। इस बंदे को देख लो, ये एक्यूरेट तो है, क्यों, क्योंकि सर एवरेज वैल्यू बट नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है कि वैल्यू जो होनी चाहिए आसपास होनी चाहिए, और एक्यूरेसी का मतलब होना चाहिए शायद तुम कैसे भी तुक्का मार दो, तुक्का मारो, जैसे ही मारो भाई साहब तुम्हारा आंसर ट्रू वैल्यू के आसपास आनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब होता है अगर कोई एक्सपेरिमेंट से, मान लो जैसे कहीं पर भी, मान लो कहीं पर, मान लो अपने पास डिस्टेंस छोड़ो, मान लो किसी का मास 8 ग्राम है, 10 ग्राम है, मान लो 5 ग्राम है। सर ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, ये देखना ए स्टूडेंट है, ट्रू वैल्यू है आपकी कितनी, 5 ग्राम, ट्रू वैल्यू है 5 ग्राम। ये देखो सर इसका मेजरमेंट देखना, ये देखो एवरेज वैल्यू निकालोगे तो एवरेज वैल्यू क्या हो गई बेटा, इसकी 4 ग्राम आई। इस बच्चे के बारे में, ए के बारे में क्या बोलोगे, ए इज प्रिसाइज्ड बट नॉट एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि भैया 5 के पास नहीं पहुंचा। लेकिन बी को देखो, बी का देखो भाई साहब, सर एवरेज वैल्यू यहां भी निकालोगे, एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 5.00 ग्राम। सर ये क्या हो गया, बी इज प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। वैल्यू जो है पास पास ही है, लेकिन साथ साथ में क्या है, एक्यूरेट भी है, तो ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट है। प्रिसाइज का मतलब पास पास होनी चाहिए, एक्यूरेसी का मतलब एवरेज वैल्यू ट्रू टू वैल्यू के पास में होनी चाहिए। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी इसको बोलते हैं बेटा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी इसको बोलते हैं। एनसीईआरटी में एक लास्ट चीज दैट इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, देखिएगा, जैसे सर ये अब ये चीज आपको बताया जा चुका है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml मैंने कहीं लिखा हुआ है। तो बेटा एक बात बताओ, 1 ml को क्या लिख सकते हो, 1/1000 लीटर लिख सकते हो। अब ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है, और इतना बेसिक मैथ आप जान रहे हैं कि 1 ml को आप कितना लिख दोगे, 1000, 1/1000। अगर आप, ये डायमेंशन एनालिसिस ऐसा है कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं 4 इंच का वैल्यू बताओ सेंटीमीटर में, तुम क्या करोगे, 1 इंच की वैल्यू पता है सर, इतना मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ दूं, सर 1 इंच का वैल्यू पता है, तो ये क्या किया, मान लो तुमसे मैं 10 सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ दूं, इंच में बताओ, तो 10 सेंटीमीटर को क्या करोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, इंच आ जाएगा। तो डायमेंशन एनालिसिस इसको बोलते हैं कि आप आपस में कन्वर्जन कर पाओ। जैसे डेंसिटी में देखोगे, तो डेंसिटी में देखोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ये होता है। तो याद रखिएगा, अब मान लो किसी की डेंसिटी दी हुई है, मान लो किसी की डेंसिटी दी है कितना, सर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो उसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, 4000 केजी पर मीटर क्यूब लिख सकता हूं। लेकिन अगर किसी की डेंसिटी, अब देख लो, अगर किसी की डेंसिटी सर अगर 10 केजी पर मीटर क्यूब दी है, तो बेटा बताओगे 1 केजी पर मीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूं, 10/, ये ऐसे लिख सकता हूं। 1000 से क्यों डिवाइड किया बेटा, इधर से इधर गया तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो उधर से आते टाइम क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻² ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा छोटे छोटे कन्वर्जन है। प्लीज एनसीईआरटी आज रीड करिएगा, एनसीईआरटी आज रीड करना है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी रीड कीजिएगा। रीड एनसीईआरटी भाई साहब, अटेम्प्ट तो करना ही है, एनसीईआरटी रीड कीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक है, एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जिनको एनसीईआरटी रीड करने में या लगे कि नहीं सर हाईलाइटेड चाहिए, तो भाई साहब मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप देख लीजिएगा, मैं आज डाल दूंगा, ठीक है ना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मेरी तरफ से बेटा आप चैप्टर एंड हो चुका है, मुबारक हो आपको, फाइनली आपने मूल कॉन्सेप्ट जैसा चैप्टर
एंड कर दिया है 7वें दिन पे आके। एनसीईआरटी से भी जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें थी वो सब कुछ हमने मिला के ऐड कर दी है, उसके अलावा भी कर दिया है नॉर्मलिटी। बेटा कल फिर से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कल सॉल्यूशन स्टार्ट होगा और बेटा इसी वीक में अपना एंड भी होगा। उम्मीद करते हैं साथ साथ बने रहोगे, ठीक है ना, और सॉल्यूशन चैप्टर को एंजॉय करोगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ के आना, समझे, एनसीईआरटी से ही पढ़ के आना, 12th क्लास की एनसीईआरटी से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तक पढ़ के आना। जिन लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत है, प्लीज बेटा मैंने एनसीईआरटी हाईलाइटेड दी है, आप उससे जरूर एक बार देखिएगा, आपको एक अलग तरीका मिलेगा और उसको सेव कर दीजिएगा टिल योर एग्जाम। आप चाहें तो वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए भाई साहब, मुबारक हो आप सभी को मिशन 100 के पहले चैप्टर का कंप्लीशन पे। सभी को बहुत बहुत बधाई भाई साहब। अगर आपने साथ साथ में चैप्टर कंप्लीट किया है तो सच बता रहा हूं, आप इतिहास लिख रहे हैं, बहुत बड़ा। बस प्रैक्टिस साथ में कीजिएगा, कुछ चीजों को रिवाइज, कुछ चीजों को प्रैक्टिस करते चलना है। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, एकदम दम डमाडम दम बजाते हुए, और मोहल्ले में फैला दो भाई साहब, डॉक्टर बनने वाले अभी नहीं, ठीक है, फैलाएंगे, रिजल्ट आने दो, ठीक है। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो।